हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे प्यारे साथियों, इस परिवार में आपका फिर से स्वागत है। सिविल कोर्ट इंटरव्यू का सेशन हम लोग लेके आ रहे हैं। आज है डे नंबर 4, जिसमें हम लोग बात करेंगे कोर्ट टर्मिनोलॉजी की। इंटरव्यू के दृष्टिकोण से यह ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस विभाग में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कम से कम उनकी डिपार्टमेंट की, उनकी टर्मिनोलॉजी की जानकारी कम से कम होनी चाहिए। और इसका आपको इंटरव्यू में ज़रूर एडवांटेज मिलेगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उनसे पहले मैं कुछ चीज़ों जो है आपके सामने क्लियर कर देना चाहता हूं, ठीक है, कि सिविल कोर्ट इंटरव्यू का जितना भी क्लास है वो आपको क्या रहा है, फ्री क्लासेस आ रहे हैं। किस पे आ रहे हैं? यूट्यूब पे आ रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब पे आपको जितने भी गाइडेंस मिलेंगे वो फ्री ऑफ द कॉस्ट है। हमने बोला है कि आपको 15 क्लासेस करवाएंगे, तो 15 क्लास करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ऑल क्लासेस विद PDF, है ना, क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। जितना मैं भी अभी क्लासेस ले रहा हूँ उससे जो भी क्वेश्चन अराइज होंगे और जिसका उनका आंसर होगा, और साथ साथ वीडियो भी क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर दे रहा हूँ एप्लीकेशन पे। इसके लिए एक नॉमिनल आपको मेंटेनेंस चार्ज लिया गया था, एक आमन का। बहुत सारे बच्चों ने इनरोल तो किया, लेकिन शायद उनको समझ में नहीं आ रहा कि PDF हमें मिलेगा कहाँ, ठीक है। एप्लीकेशन पे आप जाइएगा, वहाँ पे लिखा होगा ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस को क्लिक कीजिएगा, उसके नीचे आएगा सिविल कोड बैच विद PDF, और उसमें जाके आपको देखना है कंटेंट में, वहाँ से आपको PDF वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि ऑफलाइन इंटरव्यू का हम लोग ट्रेनिंग सेशन ला रहे हैं, ठीक है। वैसे विद्यार्थी जिनका अगर PDF में नाम आ जाए, मेंस में नाम आ जाए, तो 7 डेज का एक ट्रेनिंग सेशन है, ठीक है। यानी 7 मॉक आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। और वो इसके लिए आपको फ़ी लग रहा है 500 रुपीज़, ठीक है। और यह कैसे कंडक्ट होगा इसकी जरा हम चर्चा कर दे रहे हैं। आपको 3 से 4 पैनल बना दिया जा रहा है, ठीक है। 3 से 4 पैनल बनाने का मतलब क्या, कि एक पैनल में कम से कम 3 लोग होंगे, ठीक है। और 3 लोग होंगे जो आपको क्या करेंगे, इंटरव्यू को कंडक्ट करेंगे। जैसे सपोज दैट यहाँ पे 3 पर्सन हैं, ठीक है, और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इसमें एक ऐसे पर्सन होंगे जो आपके ऑनर्स से रिलेटेड होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हैं एक ऐसे पर्सन बैठे हुए हैं जो एक आपके ऑनर्स से रिलेटेड होंगे, एक कम्युनिकेशन स्किल से होंगे, ठीक है, और एक आपके बॉडी लैंग्वेज को देख रहे होंगे, ठीक है। सपोज दैट आप यहाँ हैं, तो बहुत सारे बच्चे का मैंने रिव्यू लिया कि आपका ऑनर्स पेपर क्या है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि सर मेरा ऑनर्स ये है, और आपके ऑनर्स के अनुसार मैं टीचरों से बात करना चालू कर दिया हूँ, ठीक है। अभी अब वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाने के बाद तुरंत मैं जाऊँगा। अभी मैंने 2 पैनल क्या किया है, रिजल्ट आने के पहले 2 पैनल जो है बना लिया है। जैसे ही रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद हम लोग चारों पैनल के क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। अभी हमने 2 पैनल किया है, इसकी इन्फॉर्मेशन आज रात तक आपको आ जाएगा, कहाँ आना है, पैनल में कौन कौन लोग हैं, ठीक है, कैसे कैसे चीज़ें होंगी उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे जिनका रिजल्ट आ जाए और वो क्या करते हैं, ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए फर्दर इन्फॉर्मेशन यह है कि आप क्या करना है, मेरा जो नंबर है 93042, ठीक है, 83279 पे नाम अपना लिखना है, ठीक है। नाम के साथ आपका ऑनर्स क्या है, ठीक है, और कहाँ से हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं समस्तीपुर से हैं, भागलपुर से हैं, मुंगेर से हैं, बेगूसराय से हैं, नवादा से हैं, जहानाबाद से हैं, गया से हैं, ठीक है, हाजीपुर से हैं, नालंदा से हैं, ये सब आने के लिए इच्छुक हैं। अगर सेशन तो मैं 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक चला रहा हूँ, क्योंकि कोई बच्चे को अगर 8 का इंटरव्यू पड़ गया तो उनकी तैयारी तो कम से कम हो जाए। लेकिन रिजल्ट आने के बाद कोशिश कीजिएगा कि 3 के बाद आएँ। जैसे ही आपका रिजल्ट में नाम आए या फिर सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो 9304283271 पर मैसेज कर दीजिएगा, नाम, ऑनर्स और घर कहाँ से हैं, ठीक है। और रहा बात कि आप एडमिशन कैसे लीजिएगा, तो आपको 4 पैनल है, तो 4 पैनल में अगर हम 4 जगह भेजेंगे तो वहाँ पे कोई चीज़ें शेयर नहीं करनी है। क्या होगा नहीं होगा, यह जो नंबर है इसी पे आपको, या फ़ोन पे नंबर है, या फिर मैं टेलीग्राम चैनल में क्या करूँगा, QR कोड डाल दूँगा, वहाँ पर आपको क्या करना है, फ़ोन पे पर पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेज देना है। उसके बाद आपके ऑनर्स के अनुसार हम क्या करूँगा, पैनल बना दूँगा। जैसे मान लिया यहाँ हिस्ट्री में अमित सर हैं, ठीक है, यहाँ मान लीजिए कि और कोई शिक्षक हैं, रवि सर हैं, यहाँ कोई और हैं, संजीव सर हैं, या फिर यहाँ कोई रोशन सर हैं, ठीक है। तो उसके अनुसार हम क्या करेंगे कि आपका ऑनर्स के अनुसार क्या करेंगे, पैनल में आपको पहले भेजेंगे, जिससे आपको एडवांटेज मिले और आप अपने ऑनर्स पेपर के जितने भी टीचर हैं उनसे आप बात कर सकें। कोशिश कीजिए कि हम मेरा बॉडी लैंग्वेज सही रहे, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज देखेगा, इन लोग देखेगा, कम्युनिकेशन स्किल सही रहे, आपका ऑनर्स पेपर सही रहे, इंटरव्यू में पक्का 5+ मिनिमम, ठीक है,
लोग 8 तक गए हैं, कई बच्चे इंटरव्यू में फेल भी हो जाते हैं, सारा करा धरा रह जाता है यहीं पे पीटी मेंस क्वालिफाई करने के बाद भी। ठीक है, तो आपको मैंने चीज़ें शेयर कर दिया। फ्री क्लासेस आप यूट्यूब पे लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ थोड़ा अगर लेना है तो सर को थोड़ा मदद कर दो कि बाकी के आगे का जो है वो सब सेशन क्या करें, अच्छे से उनको प्रोवाइड कराएं। क्लासेस 1 और 2 का पीडीएफ अपडेट हो गया है, आज क्लास नंबर 3 और 4 का पीडीएफ हो जाएगा। 3 में बॉडी लैंग्वेज था, 4 में क्या था, टर्मिनोलॉजी था। और यह जो है इंटरव्यू सेशन के लिए मैं 500 इसलिए ले रहा हूँ ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैनल बनाना पड़े, अगर टीचर को हायर करना पड़े तो चीज़ें हमें कुछ करने में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, लोग कई जगह है हज़ार लेके 3 ही सेशन दे रहे हैं, हम तो 7 मॉक दे रहे हैं। और 7 मॉक से भी अगर हम ज़्यादा पढ़ा तो किसी व्यक्ति को 10 तक दे सकते हैं। सिलेक्शन मायने रख रहा है, पैसे नहीं। ठीक है, चलिए अब टर्मिनोलॉजी होता क्या है उसकी जरा हम सब चर्चा करते हैं। इट इज़ वर्ड, है ना, चाहे नंबर ऑफ फ्रेजेस कर सकते हैं, विच इज़ यूज्ड इन कहाँ, कोर्ट में, जो क्या करते हैं कोर्ट में यूज किए जाते हैं। ठीक है, और उसके बारे में मोटा मोटी तौर पे इसको छांटा गया है। ठीक है, छांटा क्या, एक मेरे स्टूडेंट है जो जज की प्रिपरेशन करती है, उनको मैंने कल शाम में बोला, ठीक है, कि बच्चे को सिविल कोर्ट का इंटरव्यू है। उन्होंने क्या किया, मोस्ट कॉमनली था वो भेज दिए हैं। वो आपका इंटरव्यू में ड्रेस का कैसा कोड रहेगा उनका भी पीडीएफ आ चुका है। मैं सोच रहा हूँ कि साथ इमेज के साथ इलाबोरेट करके और अच्छे तरीके से क्या करूँ, एक वीडियो ले आऊँ, अगला वीडियो वही होगा आपका ड्रेस कोड का। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, टर्मिनोलॉजी पर बात करते हैं। सबसे जो पहला है एक्यूज्ड है, क्या है, एक्यूज्ड। ठीक है, तो कहता है कि पर्सन चेंज विथ कमिटिंग ए क्राइम। ठीक है, कहता है सॉरी चार्ज है, लिखा हो चेंज नहीं चार्ज, कि पर्सन चार्ज विथ कमिटिंग ए क्राइम। ठीक है, अदालत के संदर्भ में एक्यूज्ड क्या है, हिंदी में अर्थ होता है इसका अभियुक्त। ठीक है, अंग्रेजी में एक्यूज्ड पढ़ दिया, हिंदी में क्या होता है, अभियुक्त होता है। यानी भी आपके आरोपी कह सकते हैं। यह उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिस पर किसी अपराध या गुनाह का आरोप लगाया गया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है, लेकिन उसे अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है। संक्षेप में अभियुक्त आरोपी वह व्यक्ति है जिस पर किसी अपराध का आरोप है। समझिएगा बात को, एक्यूज्ड है। ठीक है, एक्यूज्ड का मतलब क्या हुआ, वहाँ पे अभियुक्त हो गया, आरोपी हो गया, है ना। अभी अपराध का उस पर गुनाह जो है, गुनाह का आरोप चल रहा है, न्यायालय ने उसको अभी क्या किया है, दोषी नहीं ठहराया है। ठीक है, क्या है, अपराध का उस पर क्या है, अभी आरोप है। वैसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, एक्यूज्ड पर्सन कहेंगे। ठीक है, पर्सन चार्ज विद कमिटिंग ए क्राइम। ठीक है, फाइनल डिसीजन कंक्लूजन निकल के नहीं आया है कि वाकई में दोषी है कि नहीं है, लेकिन वह अभी एक्यूज्ड पर्सन है, उस पर इस क्राइम करने का क्या लगा है, ब्लेम लगा है, आरोप लगा है। ठीक है, एक्यूज्ड हिंदी याद रखिएगा, अभियुक्त या आरोपी, और किसे कहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला कहता है एडजॉर्नमेंट। ठीक है, तो कहता है एडजॉर्नमेंट का अर्थ क्या होता है कि अदालत के संदर्भ में एडजॉर्नमेंट का अर्थ है स्थगन। ठीक है, या मुलतवी करना। ठीक है, मुलतवी करना, मुलतवी करना। यह किसी अदालत की कार्रवाई को थोड़े समय के लिए या बाद की किसी तारीख को तक रोकने के लिए औपचारिक प्रक्रिया है ताकि कार्रवाई को बाद में फिर से शुरू किया जा सके। ठीक है, देखे होंगे जज साहब बोलते हैं ना, द कोर्ट हैज एडजॉर्न। ठीक है, कहने का मतलब क्या कि एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है कि पोस्टपोनिंग अ कोर्ट हियरिंग टू अनदर डे। ठीक है, कोई अगर सुनवाई चल रहा है तो क्या करने का, आज के लिए सुनवाई यहीं तक हो गया, बाकी की सुनवाई अगले तारीख होगी। फिल्मों में देखे हैं ना, सनी देओल बोलता नहीं है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वही है एडजॉर्नमेंट है। ठीक है, स्थगन या मुलतवी करना। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है कि अगला वर्ड है एफिडेविट। ठीक है, क्या है, एफिडेविट, है ना, बहुत लोगों के इस नाम से सुनते होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी होगी है, एफिडेविट करवा लेना। एफिडेविट का मतलब क्या होता है कि रिटन स्टेटमेंट स्वॉर्न ऑन ओथ। ठीक है, कि आप किसी चीज़ का शपथ ले रहे हैं, ऐसे लोग शपथ लेता है बोल के, और एक शपथ होता है क्या, रिटन फॉर्म में, तो दैट इज़ इन रिटन फॉर्म, है ना। ओथ जो है वो क्या कहलाता है, एफिडेविट कहलाता है। लेकिन इसका अदालत के संदर्भ में हिंदी क्या है, हलफनामा। क्या नाम है, हलफनामा। तो कहता है कि अदालत के संदर्भ में एक हलफनामा है, एफिडेविट एक लिखित क्या है, बयान होता है जिसे एक व्यक्ति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के तहत दिया जाता है। ठीक है, यह साबित करता है कि उसमें लिखी हुई बातें उसकी जानकारी के अनुसार सच है। इस बयान को ऐसे व्यक्ति के सामने लिया जाता है जिसे कानून द्वारा ऐसा करने का अधिकार होता है, जैसे कि एक नोटरी पब्लिक या ओथ कमिश्नर। हलफनामा अदालती कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एफिडेविट, हलफनामा, अगर कोई चीज़ आपका वाकई में सच है लेकिन अभी किसी तरह के कन्फ्यूज़न है तो आप एफिडेविट करवा के, है ना, अपनी जानकारी को सच में क्या कर सकते हैं, प्रूफ करा सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं नोटरी पब्लिक, या एक नोटरी पब्लिक या क्या है,
ओथ कमिश्नर है ना, जिसके पास अधिकार होता है वो क्या करता है, एफिडेविट करता है। कोर्ट में जाइएगा तो क्या बोलेगा, नोटरी करवाना है। ठीक है, चलिए अगला है अपील। ठीक है, कहता है कि रिक्वेस्ट टू ए हाई कोर्ट टू रिव्यू ए लोअर कोर्ट डिसीजन। कहता है कि उन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट के जो लोअर कोर्ट जो डिसीजन दिया कि लोअर कोर्ट के डिसीजन से आप क्या है सेटिस्फाई नहीं है, तो क्या करते हैं उसको अपर में, ठीक है, उससे जो ऊपर में होगा उसको आप क्या कर सकते हैं, रिव्यू के लिए अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो कहता है कि अदालत के संदर्भ में अपील का हिंदी होता है पुनर्विचार। ठीक है, क्या होता है, पुनर्विचार। तो पुनर्विचार के लिए आवेदन करना या उच्च न्यायालय से किसी निचली अदालत के फैसले की समीक्षा का अनुरोध करना, यह एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें पक्षकार मानता है कि निचली अदालत के फैसले में कोई त्रुटि हुई है और उसे ऊपर की अदालत में चुनौती देते हैं ताकि वह फैसले पर फिर से विचार कर सके। ठीक है, अपील जानते हैं कॉमन सी बात है, लेकिन आपको इंटरव्यू देना है तो कुछ कुछ चीज़ों का जो थी है हिंदी कम से कम मालूम होना चाहिए। पुनर्विचार अपील का हो गया। ठीक है, और इसमें क्या होती है कि अगर निचली अदालत में किसी प्रकार का डिसीजन में त्रुटि है तो आप क्या कर सकते हैं, उससे ऊपर हाई कोर्ट है, सिविल कोर्ट से ऊपर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। इन आम तारीख में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। कई बार होता है ना कि बड़ा बड़ा मैटर में लोग चले जाते हैं हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आर्टिब्रेशन है। ठीक है, आर्बिट्रेशन। ठीक है, आर्बिट्रेशन है, कहता है कि मतलब कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन आउटसाइड कोर्ट बाय एनी आर्टिब्रेटर। ठीक है, कहता है कि कई बार ऐसा होता है कि दो पक्ष लड़ाई कर लिया, ठीक है, गांव में, और गांव में लड़ाई करने के बाद बोला चल तुमको हम कोर्ट में फरिया लेंगे, तो चल गया, लेकिन वहाँ पे एक समझदार आदमी मिला, बोला अरे कैसा किसी करेगा, ज़िंदगी भर ऐसे निकल जाएगा, सब कमाई एकरे में चला जाएगा। फिर क्या करता है, एक जो मध्यस्थ करने वाला आदमी होता है वो समझाता है न्यायालय के बाहर ही चीज़ों को क्या करो, यहीं से सलटा दो, है ना, अरे तुम इससे मारपीट किया, तुम इसका मुआवजा दे दो, इसको ऐसे कर दो, केस मुकदमा कुछ नहीं करना। तो वही होता है क्या, आर्बिट्रेशन। क्या होता है, आर्बिट्रेशन। ठीक है, तो न्यायालय के संदर्भ में आर्बिट्रेशन का अर्थ होता है मध्यस्थता यानी विवाचन। ठीक है, इसको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, मध्यस्थता या विवाचन, जो एक प्रक्रिया है जहां पक्षों का समाधान एक तटस्थ तीसरे पक्ष, जिसे मध्यस्थ या पंच कहते हैं, ठीक है, द्वारा अदालत के बाहर किया जाता है। यह विवादों को सुलझाने का एक वैकल्पिक और निजी तरीका है जिसमें मध्यस्थ एक कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्णय देते हैं जिसे पंचाट कहते हैं। गांव में भी आप देखे होंगे आर्बिट्रेशन का क्या होता है, कुछ कुछ नमूना देखने को मिला जाता है। ठीक है, आर्बिट्रेशन समझ गए। कहता है कि बेल, ठीक है, कहता है कि टेम्पोररी रिलीज ऑफ एन एक्यूज्ड ऑन श्योरिटी टू बिफोर ट्रायल। ठीक है, कहता है कि बेल का हिंदी क्या होता है, अदालत की भाषा में होता है जमानत। ठीक है, फिल्मों में देखे हैं ना, बेल पे चला या लोग बाहर, तो वही क्या है, जमानत होता है। जमानत का अर्थ होता है किसी गिरफ्तार व्यक्ति को सशर्त रूप से रिहा करना। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लिया किसी पर आरोप लग गया, ठीक है, और लेकिन क्या करना, उसको बेल देना है, तो कुछ शर्तें होती है, शर्त के अनुसार उसको बेल दिया जाता है कि इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तभी आपको क्या कर दिया जाएगा, जमानत दिया जाएगा। इंडिया के बहुत सारे नेताओं पे क्या है, पहले से क्या है, कुछ ना कुछ एक्यूज है, लेकिन सारे लोग क्या कर रहे हैं, जमानत पे घूम रहे हैं। कहता है कि इस वादे पर कि वह भविष्य में होने वाली अदालती कार्रवाई में उपस्थित होंगे, यानी अगर आपको कोर्ट जब भी बुलाएगा, अदालत जब भी बुलाएगा, आपको उस समय में जाना पड़ेगा। इसी शर्त पे आपको क्या करता है, थोड़ा आपको जमानत देता है। कहता है यह एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत एक अभियुक्त को अदालत द्वारा कुछ शर्तों जैसे कुछ पैसे जमा करना या किसी गारंटीकर्ता द्वारा गारंटी देना, साथ अस्थायी रूप से रिहा किया जाता है ताकि वह मुकदमे के दौरान अदालत में पेश हो सके। ठीक है, उसको कुछ पैसे जमा करना पड़ सकता है, कोई गारंटी होगा, सर मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि कहीं देश छोड़ के नहीं भागेगा। अस्थायी रूप से रिहा है, पूरा का पूरा बेल नहीं है। ठीक है, जब भी उसको न्यायालय बुलाएगा तो उसको जाना पड़ेगा। अगला जो टर्मिनोलॉजी है वो बार है। कहता है द लीगल प्रोफेशन और कलेक्टिव बॉडी ऑफ लॉयर्स। ठीक है, कहता है कि हिंदी के न्यायालय के संदर्भ में वार जो है, ठीक है, शब्द का प्रयोग अर्थ या तो न्यायालय कक्ष में वकीलों के लिए किया जाता है, ठीक है, निर्धारित क्षेत्र है, या वकीलों के बड़े समूह को संदर्भित करता है। यह जैसे मान लीजिए कि वकील का एरिया है, ठीक है, चाहे फिर क्या है, वकीलों का समूह है ना, इसमें सब सरकारी वकील हैं, उसको क्या बोला जाता है, बार बोला जाता है। ठीक है, कहता है जो मुकबिलों को प्रतिनिधित्व करते हैं या बेंच से अलग होता है और न्यायपालिका और न्यायिक कानूनी दोनों पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। बार के अर्थ संदर्भ में वकीलों का समूह है, मेन रूप से क्या है इसका अर्थ, वकीलों का समूह है। वार जो है वकीलों के पूरे देश या समूह को संदर्भित करता है जो अदालत में मुवक्किलों के लिए मामले लड़ते हैं। भारत में
बार का काउंसिल ऑफ इंडिया BCI वकीलों के नियमों और योग्यता पर तय करने वाली क्या है, संस्था है। अब समझ गए बार क्या है, वकीलों का एसोसिएशन है भाई, ठीक है। भारत का वकील हो, कोर्ट में जितना भी वकील हो, सब क्या है, एक बार के अंतर्गत क्या है, जुड़े हुए हैं। चाहे उनके समूह को क्या कहा जाता है, बार कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे, अगला जो आपका टर्मिनोलॉजी है बेंच, ठीक है। आपने सुना होगा कि फलाने बेंच ने, पॉलिटी में पढ़े होंगे कि केशवानंद भारती बनाम में कितने बेंच थे, उसमें कितने बेंच थे, ठीक है। तब उन सब सारी चीज़ों का यहाँ पे जिक्र है कि बेंच किसे कहते हैं। तो कहता है कि जजेज ऑफ ए कोर्ट, ठीक है, जैसे 2 जजेज बेंच, मान लिया कोई फैसला है, उसको बताने के लिए इसमें कितना जज लग रहे हैं, 3 अगर हैं तो 3 जजेज बेंच कहेंगे, 5 है तो क्या कहेंगे, 5 जजेज बेंच कहेंगे, ठीक है। तो वही बेंच है, क्या है कि जजेज ऑफ ए कोर्ट। कहता है कि अदालत के संदर्भ में हिंदी में बेंच का अर्थ न्यायाधीशों का न्यायिक पीठ होता है जो किसी कानूनी मामले के करते हैं और फैसला सुनाते हैं। यह शब्द न्यायाधीशों द्वारा धारण किए गए पद या पद को भी संदर्भित करता है। विभिन्न संदर्भों में बेंच का अर्थ होता है न्यायाधीशों का समूह, ठीक है। क्या है, न्यायाधीशों का समूह को क्या बोलते हैं, बेंच। वकीलों के समूह को क्या बोलते हैं, बार। जब किसी मामले की सुनवाई के लिए एक या अधिक न्यायाधीश बैठते हैं तो उसे बेंच कहा जाता है। उदाहरण के लिए एकल बेंच, एक न्यायाधीश, या खंडपीठ कहते हैं। 2 न्यायाधीश भी हो सकता है। अगर एक न्यायाधीश बैठा तो क्या हो गया, क्या हो गया जी, एकल बेंच कहेंगे, ठीक है, या फिर उसे बेंच कहेंगे। लेकिन जैसे ही ज़्यादा होगा, 2 बेंच वाले, 5 बेंच वाले कोई निर्णय लिया जाएगा तो उसमें क्या होंगे, 5 न्यायाधीश होंगे। कहता है कि विल ऑफ राइट्स, ठीक है। तो कहता है कि फंडामेंटल राइट्स गारंटेड टू सिटीजन। कहता है कि कुछ मौलिक अधिकार हैं जो नागरिकों को दिए गए हैं, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। कहता है कि अधिकारों का विधेयक कहा जाता है विल ऑफ राइट्स को, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, हम लोग कहाँ से लिए हैं फंडामेंटल राइट्स, कहाँ से लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हम लोग लिए हैं वो लिए हैं हम लोग अमेरिका से, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिए हैं, रसिया से। तो यहाँ पे मेंशन है क्या कि अमेरिका के संविधान के पहले 10 संशोधनों का सामूहिक नाम है। यह अमेरिका की सरकार की शक्तियों पर रोक लगाते हैं और नागरिकों के लिए कुछ अधिकारों को हमेशा सुरक्षित रखते हैं। जो वहाँ से जो चीज़ हम लोगों ने लिया है संविधान में, उसी के अनुसार हम लोग क्या करें, इसको चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार है। जैसे हम लोगों ने मौलिक अधिकार कहाँ से लिया, अमेरिका से। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या बता दिए कि अमेरिका में क्या है, संविधान से पहले भी था, एक संविधान के पहले 10 संशोधनों का एक सामूहिक नाम है, क्या है कि बिल ऑफ राइट्स है, जो क्या करती है, वहाँ की सरकार पे कुछ अंकुश लगाती है और नागरिकों को क्या करती है, मौलिक अधिकार देती है, कुछ अधिकार प्रोवाइड कराती है। केस लॉ, अगला क्या है, केस लॉ, ठीक है। कहता है कि पास्ट जजमेंट यूज एज प्रेसिडेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, केस लॉ मतलब समझिएगा। कहता है कि केस लॉ एक प्रकार का कानून है जो अदालतों द्वारा लिए गए पिछले न्यायिक निर्णयों पर आधारित होता है, ठीक है। जैसे पिछला कौन सा निर्णय लिया गया था, उसके निर्णय पर केस लॉ क्या होता है, तय होता है, ना कि केवल सांसद और विधायिका द्वारा बनाए गए नियम पर, ठीक है। मान लिया कि कोई सरकार आया, ठीक है, ये कुछ और बना दिया, अगला सरकार आएगा कुछ और बना देगा, फिर अगला सरकार आएगा कुछ और बना देगा, ऐसे थोड़े ना न्यायालय चलेगा। तो क्या किसको फॉलो करते हैं, केस लॉ को फॉलो करते हैं। केस लॉ में क्या होते हैं कि पहले से जो नियम न्यायिक निर्णय लिए गए हैं उसी के आधार पर क्या करेंगे, चलेंगे, ना कि कोई आ जाएगा संसद विधायिका बना देगा, उसके नियम को क्या करेंगे, लागू कर देंगे, पहले के नियम को क्या करेंगे, हटा देंगे, वैसा नहीं चलेगा। यह स्थापित न्यायिक मिसालों है ना के माध्यम से विकसित होता है, जहाँ समान तथ्य वाले भविष्य के मामले का समान निर्णय दिए जाते हैं। केस लॉ की मुख्य विशेषता यह है कि यह किसी विशिष्ट मामले के ठोस तथा तथ्यों का उपयोग करके विशिष्ट विवादों को हल करता है, ठीक है। जैसे सरकार नए नए क्या लाती है, बिल लाती है, तो इस प्रकार के निर्णय क्या करते हैं, पहले वाले निर्णय के आधार पर क्या करते हैं, न्यायिक फैसले के आधार पर क्या करते हैं, तय करना होता है, कुछ चीज़ें ऐड करनी है, कुछ चीज़ें हटानी है, जो भी करना होता है। तो केस लॉ समझ गए क्या है, एक न्यायिक, पिछला जो न्यायिक निर्णय है जो अदालत द्वारा लिए गए हैं, उसी में क्या करता है, एक प्रकार के कानून को दर्शाता है। कहता है अगला, ठीक है, काउज लिस्ट, ठीक है, काउज लिस्ट। तो कहता है कि डेली लिस्ट ऑफ केसेस टू बी हियर्ड बाय द कोर्ट, ठीक है। समझे बात को कि कोर्ट में जितने भी डेली क्या किए जाते हैं, केसेस को हियर्ड किए जाते हैं, जो सुनवाई की जाती है, उसी को लिस्ट को क्या बोलते हैं, काउज लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कहता है कि काउज लिस्ट क्या है, हिंदी में इसका अर्थ है वाद सूची, यानी उन मामलों की सूची जिनका अदालत में सुनवाई के लिए इंतजार है या सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
यह एक प्रकार की सूची है जिसमें उन सभी मामलों का नाम होते हैं जिन्हें अदालत में सुना जाना है। संक्षेप में अर्थ सुनवाई के लिए लंबित मामलों का सूची। ठीक है, जैसे आज अदालत में कौन कौन सी सुनवाई होगी। ठीक है, बहुत लोगों का क्राइम कमिट होता है तो क्या करता है, नंबर आता है, आज 1 से लेकर 10 नंबर तक है तो कौन कौन सा है मामला, वो जाता है। अगला दिन क्या है, 11 से 20 नंबर है तो वो मामला है, उसी को क्या बोलते हैं, काउज लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला कहता है कि चार्ज। ठीक है, कहता है कि फॉर्मल एक्यूजिशन अगेंस्ट द एक्यूज्ड। ठीक है, कि जो एक्यूज्ड पर्सन है उसके खिलाफ अगर किसी प्रकार की कार्रवाई की जाती है उसको क्या बोलते हैं, चार्ज करते हैं। ठीक है, ऐसे भी चार्ज लोग नहीं करते हैं। कहता है कि भारतीय अदालत के संदर्भ में चार्ज जो है, चार्ज का अर्थ होता है अभियोग या आरोप। ठीक है, इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है और यह अभियोग उस अपराध की प्रकृति, तारीख, स्थान, पीड़ित व्यक्ति या वस्तु का विवरण देता है। ठीक है, फॉर्मल एक्यूजिशन है। ठीक है, प्रकृति क्या है, अपराध की प्रकृति क्या है, तारीख कौन सा है, स्थान कौन सा है, पीड़ित व्यक्ति या उससे वस्तु का विवरण देता है। ये किसने मेंशन किया जाता है, चार्ज में मेंशन किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते होंगे कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। नई चीज़ें हैं, काम की चीज़ें, ये बात पहले हम बता दे रहे हैं। आप कभी नहीं सोचे होंगे कि सिविल कोर्ट पीटी मेंस देने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, कोर्ट टर्मिनोलॉजी पड़ेगा। ज़िंदगी बनानी है, वीडियो को अंत तक देखें। नहीं बनानी है कोई मैटर नहीं, हज़ारों यूट्यूबर, हज़ारों टीचर्स पढ़े हुए हैं, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। कहता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, व्हाट इज क्रॉस एग्जामिनेशन। कहता है कि क्वेश्चनिंग ऑफ ए विटनेस बाय द अपोजिट पार्टी। ठीक है, आप देखते होंगे मिलॉट है ना, मैं अपने गवाह से है ना, क्लाइंट से कुछ पूछना चाहता हूँ, फिल्मों में देखे हैं, वो जाता है क्रॉस क्वेश्चन करता है ना, ताकि जो चीज़ें वो फैक्ट्स बाहर निकल के आए। उसका वकील उसको करेगा, उसका वकील उसको करेगा, समझे। वही चीज़ लिखा हुआ है कि क्वेश्चनिंग ऑफ ए विटनेस बाय द अपोजिशन पार्टी। कहता है कि अदालत में एग्जामिनेशन है ना, क्रॉस एग्जामिनेशन का अर्थ होता है कि जीरा करना। ठीक है, जीरा करना या प्रति परीक्षा करना। इसमें एक वकील विरोधी पक्ष के गवाह में उसके बयान, ज्ञान, विश्वसनीयता की जांच करने के लिए प्रश्न पूछता है। ठीक है, उसका बयान सही है कि नहीं, उसका ज्ञान है, विश्वसनीयता है कि नहीं, उसके जांच के लिए कहता है प्रश्न करता है, ताकि गवाह की सत्यता और गहराई से पड़ताल की जा सके, सच्चाई का पता लगाया जा सके। जीरा का उद्देश्य होता है, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन का उद्देश्य होता है सच्चाई का पता लगाना। जीरा का मुख्य उद्देश्य होता है गवाह की गवाही को चुनौती देना, मामले से जुड़ी सच्चाई को सामने लाना होता है, विश्वसनीयता की जांच करना होता है। वकील गवाह की विश्वसनीयता और उसके ज्ञान की परीक्षा करता है। तो व्हाट इज क्रॉस एग्जामिनेशन है ना, क्लाइंट से पूछा जाता है, उससे क्या होता है, सच्चाई क्या है, कौन सी चीज़ें फैक्ट्स बता रहा है, नहीं बता रहा है, सबूत कैसे हैं, है ना, वो सब सारी गहराई से पड़ताल करते हैं। इसी चीज़ का मेंशन है। अगला है कस्टडी। अगला क्या है, कस्टडी है। कहता है कि डिटेंशन, ठीक है, ऑफ गार्जियनशिप। अभी देख नहीं रहा है सब टीचर क्या हो रहा है, डिटेंशन हो रहा है एसएससी के प्रोटेस्ट में। तो डिटेंशन नाम आप सुन रहे होंगे ना, डिटेन हो गया, तो डिटेन से क्या बना, डिटेंशन। कहता है कि अदालत के संदर्भ में कस्टडी जो है, कस्टडी का अर्थ होता है किसी बच्चे की देखभाल के लिए कानूनी अधिकार। ठीक है, या किसी व्यक्ति की कानूनी हिरासत, या तो बच्चे के संदर्भ में माता पिता को कानूनी अधिकार हो सकता है, जैसे कि तलाक के बाद, या किसी आरोपी की पुलिस या कोर्ट की देखरेख में हो सकता है। इन्होंने यहाँ पे दोनों चीज़ मेंशन हो गया कि किसी अगर छोटे बच्चे है और कोई यहाँ पे क्राइम कमिटेड करके आया है, तो छोटा बच्चा है तो क्या करेगा, उसको माँ बाप में से कोई एक कस्टडी में रखेगा, हिरासत में देखेगा, है ना, अपने बच्चों को ख्याल रखेगा। और यहाँ पे क्या है, ख्याल रखने का मतलब उसको देखभाल करना। लेकिन जो क्राइम कमिट करके आए हैं उसको क्या करेगा, पुलिस हिरासत में ले जाएगा, जेल वेल में डालेगा, समझे। ठीक है, ऐसा नहीं बोलना है क्या, आज जेल हुई कल बेल हुई, ठीक है, वो सब गाने में ठीक लगता है, परसों से वही खेल हुई। यहाँ रियल लाइफ में क्या कर जाइएगा, एक बार जाइएगा तो बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। कहता है कि डिक्री, ठीक है, तो डिक्री कहता है कि फाइनल ऑर्डर इन ए सिविल केस। ठीक है, चलो भाई डन, खत्म। ठीक है, इसका मतलब क्या कि अदालत के संदर्भ में डिक्री का अर्थ होता है आज्ञाप्ति, डिग्री या आदेश है, या किसी सिविल मामले में शामिल पक्षों के अधिकार का निर्णय रूप से निर्धारित करने वाला एक औपचारिक लिखित निर्णय है। कहता है कि डिक्री प्रारंभिक तथा अंतिम हो सकती है। यह अदालती की कार्रवाई को समाप्त करती है जिसमें तथ्यों और कानून के आधार पर सभी मुद्दाओं का निर्णय किया जाता है। ये पूछ सकता है, यहाँ पे सिविल कोर्ट का मेंशन किया था लगता है कहीं पे।
ठीक है, या सिविल मामले में, ठीक है, सिविल मामले क्या होता है, सिविल कोर्ट में ही मकसद देखे जाते हैं। तो डिग्री का क्या करना है, थोड़ा ध्यान रखना है कि डिग्री का क्या अर्थ है, अज्ञाप्ति डिग्री या आदेश, एक ऐसा जो सिविल के मामले को पक्षों में अधिकार के निर्णय का निर्धारित करता है, औपचारिक लिखित निर्णय है, ठीक है, और क्या करता है, अदालती कार्रवाई को समाप्त करती है, जिसमें सभी तथ्यों के आधार पर क्या करता है, उसको चीज़ों को क्लियर करता है। ये है डिफिडेंट, ठीक है। 16 नंबर क्या है, डिफिडेंट। कहता है कि पर्सन अगेंस्ट होम ए केस इज फाइल्ड, ठीक है। देखो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरव्यू देने के ही क्या करो, पर्पस से इस वीडियो को देखो। जीवन में ये जितने भी वर्ड बता रहे हैं कहीं ना कहीं आप सुने होंगे, चीज़ों से कोई बहुत लोग गुजरे होंगे, ठीक है। कई लोग पर बचपन में केस हो गया हुआ, कोई लोग को अभी भी कुछ ना कुछ आस पड़ोस में देखने को मिलता है। ये सब सारी चीज़ पता होना चाहिए अपने जीवन में भी, ठीक है। कम से कम इंटरव्यू के लेना सही, इसी की चीज़ के लिए कम से कम तो देखो, कुछ तो नॉलेज होए। मेन बात है कि नॉलेज माइंड में है या नहीं। कहता है कि डिफिडेंट, कहता है कि पर्सन अगेंस्ट होम केस इज फाइल्ड, कहता है अदालत के संदर्भ में डिफिडेंट जो है के लिए हिंदी में प्रतिवादी, यहाँ प्रतिवादी या अभियुक्त, इधर अभियुक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो वह व्यक्ति या संस्था होती है जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। जैसे मैं किसी के खिलाफ क्या कर दूं, कानूनी कार्रवाई कर दूं, ये डिफिडेंट हो गया, ठीक है। कहता है या जिस पर अपराध का आरोप लगाया जाता है, विस्तृत जानकारी प्रतिवादी, है ना। यह शब्द रूप से दीवानी मामलों के रूप में उपयोग किया जाता है, जहाँ किसी व्यक्ति या संस्था पर मुकदमा दायर किया जाता है। आप किसी पे केस कर दिए, ठीक है, तो आप वादी हो गए और सामने वाला क्या हो गया, प्रतिवादी हो गया, जिसको अंग्रेजी में क्या शब्द यूज किया जाता है, डिफिडेंट। अगला कहता है कि डेपोजिशन, है ना, डिपोजिशन। कहता है कि टेस्टिमोनी ऑफ ए विटनेस रिकॉर्डेड अंडर ओथ। कहता है कि भारतीय अदालत में डिपोजिशन का अर्थ होता है निक्षेपण या बयान, ठीक है, निक्षेपण या बयान। यह कानून में एक प्रक्रिया है जहां मुकदमे से पहले वकील या किसी अनधिकृत अधिकारियों के सामने गवाह शपथ लेकर अपनी गवाही देता है। समझिएगा डिपोजिशन का मतलब क्या है, कि यह कानून में एक प्रक्रिया है कि जहां मुकदमे से पहले, ठीक है, वकील या किसी अनधिकृत अधिकारी के सामने गवाह शपथ पर लेकर अपनी गवाही देता है। नहीं, मैं गीता की कसम खाता हूँ बोलता है ना फिल्मों में, है ना, वही है डिपोजिशन, ठीक है, मुकदमे से पहले। आगे है जी, इस प्रक्रिया में गवाह से सवाल पूछे जाते हैं और उनके जवाबों का एक अधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाता है। ऐसा नहीं कि बुलंद, अदालत में जितने भी चीज़ें होती है लिखंत का वैल्यू है। बात समझ में आ रही है। कहता है कि यह गवाही भविष्य में अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। डिपोजिशन की प्रक्रिया, है ना, क्या है, शपथ गवाह को सच बोलने के लिए शपथ लेनी होती है, और दूसरा क्या है, संबंधित प्रश्नों के वकील गवाह के मामले में जुड़े सवाल पूछते हैं। जब आप गवाह देने जाइएगा, है ना, तो आपसे गवाह तो लेगा ही शपथ, सच बोलेगा बोलने के लिए, और क्या कहेगा, सवाल जो है, वकील जो है कौन सा मैटर है उससे रिलेटेड आपसे सवाल भी पूछेगा। चलो भाई बताओ ये घटना हुआ था, तुम वहाँ पे था कि नहीं था। चलिए उसके बाद है डॉक्ट्रिन। 18 नंबर में क्या है, डॉक्ट्रिन है, ठीक है। कहता है कि लीगल प्रिंसिपल डेवलप्ड थ्रू केस लॉ, ठीक है, केस लॉ बताए थे क्या था, तो उसी से क्या गया है, लीगल प्रिंसिपल क्या क्या डेवलप किया गया। तो कहता है कि अदालत के संदर्भ में डॉक्ट्रिन जो है का अर्थ होता है सिद्धांत। क्या होता है, सिद्धांत, या न्यायिक सिद्धांत कह सकते हैं, 2 वर्ड कह सकते हैं, जो किसी नियम कानून या स्थापित विश्वास को संदर्भित करता है, जिसका अदालतें पालन करती है और उस पर भरोसा करती है। यह सिद्धांत अक्सर पिछले न्यायिक निर्णयों से विकसित होते हैं। न्याय और विधि की एकरूपता बनाए रखने की प्रयोग किया के लिए क्या कहा जाता है, प्रयोग किया जाता है। केस लॉ में क्या था कि कोई नई सरकार, नई विधायिका बन गया, उसको अनुसार से नहीं चलेगा, पिछले जो बनाए हैं नियम थे, जो अदालती फैसले किस आधार पर निर्णय ले गए थे, उसी का उपयोग करके क्या किया है, इन्होंने प्रिंसिपल तैयार किया, सिद्धांत तैयार किया है, जिसको क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई। आगे काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम टिके हुए हैं। एविडेंस नामा क्या है, 19वां, सॉरी नामा नहीं 19वां है, एविडेंस। कहता है कि मटेरियल ऑफ टेस्टिमोनी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट टू प्रूव फैक्ट्स। कहता है एविडेंस के तौर पे हम लोग क्या कहते हैं, सबूत बोलते हैं जनरली इसको हम लोग अपनी भाषा में, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अदालत के संदर्भ में एविडेंस का मतलब होता है, हिंदी अर्थ है साक्ष्य या सबूत, वही चीज़ है। कहता है कि इसका मतलब कोई भी भौतिक या लिखित या मौखिक बयान जो गवाही किसी के दावे के मामले में सच्चाई या झूठ को साबित करने के लिए या खंडन करने के प्रस्तुत किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एविडेंस बोलते हैं, सबूत, साक्ष्य। ठीक है, किसी मामले को खंडन करना हो, प्रूफ करना हो,
है ना, झूठा या सच साबित करना हो, या तो भौतिक वस्तु हो सकता है, लिखित या मौखिक बयान हो सकता है, जो गवाही के तौर पे क्या करता है, प्रयोग किया जाता है। अगला है भाई 20 नंबर में एक्स पार्ट, ठीक है। कहता है कि प्रोसीडिंग कंडक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ वन पार्टी, ठीक है, यानी एक पार्टी क्या है, नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हियरिंग है, एक पार्टी आया, दूसरा पार्टी आया ही नहीं। कहता है कि भारतीय अदालत के संदर्भ में एक्स पार्ट जो है का अर्थ होता है एक तरफा या एक पक्षीय, ठीक है। इसका मतलब यह है कि किसी कानूनी कार्रवाई में अदालत सिर्फ एक पक्ष जैसे वादी को सुनती है, जबकि दूसरा पक्ष प्रतिवादी या तो उपस्थित नहीं होता है, उसे सूचित नहीं किया गया होता है। जब प्रतिवादी समन मिलने के बाद भी अदालत में हाजिर नहीं होता है तो अदालत एक तरफा सुनवाई करके प्रतिवादी के खिलाफ फैसले सुना सकती है, जिसे एक तरफा डिक्री कहते हैं। समझे बात को, कि मान लिया जाए कि आज इस मैटर पर क्या था, सुनवाई था, उसको समन भी भेजा गया। समन का मतलब होता है बुलावा पत्र, वो नहीं आया, है ना, जिसके अगेंस्ट आप क्या किए हैं, केस फाइल किए, वो नहीं आया, तो ऐसे मैटर में वो उसके खिलाफ और आपके पक्ष में क्या करती है, सुनवाई कर सकती है। दैट इज कॉल्ड एक्स पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है ना, एग्जीक्यूशन। क्या है, एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन क्या है कि इन्फोर्समेंट ऑफ ए कोर्ट डिक्री और जजमेंट, ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफ ए कोर्ट डिक्री और जजमेंट। करता है कि भारतीय अदालतों के संदर्भ में एग्जीक्यूशन शब्द का अर्थ होता है किसी अदालत के मामले, आदेश, फैसलों को लागू करना, एग्जीक्यूट करना, लागू करना, यानी क्या होता है, निष्पादन या कार्यान्वयन करना, ठीक है। इसका उपयोग मृत्यु दंड के संदर्भ में भी किया जा सकता है, जिससे किसी दोषी को मौत की सज़ा देना। एग्जीक्यूट करो, कोई भी काम को क्या करना, एग्जीक्यूट करना। अदालत के फैसला गया किसी को मौत की सज़ा देना है तो चलो भाई दो। कहता है कि एग्जीक्यूशन रियल मतलब होता है निष्पादन या पूरा करना किसी काम को। आदेश या फैसले का कार्यान्वयन, जब अदालत में कोई आदेश देती है तो उसे कानूनी रूप से लागू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निष्पादन कहते हैं। उदाहरण के लिए डिक्री, निष्पादन का अर्थ होता है अदालत के फैसलों की लागू करना, जिसमें संपत्ति, कुर्की या अन्य कार्रवाई हो सकती है। कुछ भी क्या हो सकता है, जो भी जजमेंट आ गया है ना, बोला कि अब एग्जीक्यूट करना है, इट मीन्स आपका संपत्ति जब्त करना हो, कुर्की जब्त करना हो, है ना, अदालत के फैसले को लागू करवाना हो, किसी को मृत्यु दंड मिला हो उसको करवाना हो, तो एग्जीक्यूशन शब्द क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कहता है FIR, सुनते हैं ना कि मेरे ऊपर FIR हो गया, तो क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये प्रचलित है, ये आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज FIR, बोला है कि फर्स्ट क्या होता है, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इनिशियल कंप्लेंट टू द पुलिस अबाउट अ क्राइम, ठीक है, दो पक्ष लड़े, जो सबसे पहले क्या किए, जाके सूचित कर दिया, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, है ना। पहल जो सबसे पहले करेगा वही के काउंट किए जाएंगे। तो हिंदी में FIR का अर्थ होता है प्रथम सूचना रिपोर्ट, ठीक है, जिसे किसी संज्ञेय अपराध के लिए घटित होने पर पुलिस में दर्ज की गई पहली सूचना के रूप में समझा जाता है। यह किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस को दी गई प्रारंभिक शिकायत होती है, जिसके आधार पर पुलिस क्या करती है, आगे की जाँच शुरू करती है। किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस के थाने होने में क्या करते हैं, पहला हम लोग क्या करते हैं, सूचना देते हैं कि क्या हो गया, क्राइम घट गया है। अगला है 23 नंबर फोरम, ठीक है, ठीक है। तो कहता है कि कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल वेयर डिस्प्यूट आर हियर्ड। कहता है कि ऐसा मतलब कोर्ट जहाँ क्या करता है, न्यायालय जो है, न्यायपीठ होता है, जो क्या करता है, सुनता है। कहता है कि अदालत के संदर्भ में फोरम का अर्थ होता है न्यायालय या न्यायपीठ होता है, ठीक है, जो किसी विशेष कानूनी मामले की सुनवाई और निर्णय लेने के अधिकृत होता है ना, न्यायालय या न्यायाधिकरण कहते हैं। ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है, न्यायाधिकरण, ठीक है। कोई ऐसा मतलब खास विशेष कानून हो जिसके मामले में सुनवाई करने का क्या कौन रखता हो, पावर, न्यायालय रखता हो या फिर न्यायपीठ रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोरम बोलते हैं, ठीक है। कोर्ट और ट्रिब्यूनल वेयर डिस्प्यूट्स आर हियर्ड, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि गैजेट, ठीक है, गैजेट, ठीक है। कहता है कि गैजेट क्या है, ऑफिशियल गवर्नमेंट पब्लिकेशन, ठीक है, जैसे सम टाइम नीडेड फॉर दी नोटिफिकेशन। तो कहता है कि अदालत के संदर्भ में, अच्छा फोरम वाला ही लिया गया है, अच्छा इसको अंग्रेजी को हिंदी में बता दे रहे हैं। ए वाला क्या हो गया, पिछला वाला ही कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है, इसको रहने देते हैं, इसी को समझाते हैं। कहता है कि ऑफिशियल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, ठीक है। कहता है कि सरकार की अगर कुछ सूचनाएं आएगी, क्या मुख्य रूप से सरकारी जो सूचनाएं होंगी न्यायालय के, उसी को क्या बोलते हैं, गैजेट बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है।
कहता है कि सम टाइम नीडेड फॉर इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन, कभी कभी क्या करता है चीज़ों को नोटिफाई करना पड़ता है लोगों के लिए, तो वो जो चीज़ें निकल के आती है ऑफिशियल गवर्नमेंट पब्लिकेशन, उसी को क्या बोलते हैं, गैजेट बोलते हैं। पहले जैसे सरकारी की नौकरी की तैयारी करते थे लोग, क्या करते थे, बुक्स की दुकान पर जाते थे और वो पढ़ते थे, याद नहीं है लेकिन वो लंबी लिस्ट लगी होती थी कौन कौन सा फॉर्म आ रही है, और फॉर्म का क्या करता है एक एक पेज ऊपर में लगा हुआ रहता था पहले, तो वैसे ही है सूचना, ठीक है। तो ऑफिशियल गवर्नमेंट पब्लिकेशन इज कॉल्ड गैजेट, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, कहता है कि ग्राउंड्स, ठीक है, 25 नंबर क्या है, ग्राउंड्स। कहता है कि लीगल बेसिक फॉर अ क्लेम, अपील और डिफेंस। कहता है कि अदालत के संदर्भ में ग्राउंड्स का मतलब क्या है, इसका अर्थ होता है आधार या कारण, ठीक है, या किसी मुकदमे या तर्क को वैधता प्राप्त करने के लिए तथ्य, सिद्धांत या डेटा का संग्रह होता है, ठीक है। वैसे कहते हैं ना कि ग्राउंड लेवल पर कौन कौन सी तैयारी हो चुकी है, शादी ब्याह के, गाड़ी बुक हो गया है, शेरवानी लिया गया है ना, मेकअप का सामान सारा दुल्हन का आ गया है, और जो भी हो सब हम क्या करते हैं ग्राउंड लेवल पर तैयारी को चेक करता है लोग। वही चीज़ है कि ग्राउंड लेवल पर किसी भी चीज़ को, मुकदमे को तर्क करने के लिए क्या क्या किया है, तथ्य है, सिद्धांत है, डेटा का क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया है। उदाहरण के लिए एक अदालती मामले में ग्राउंड्स वे कारण हो सकते हैं जिन पर कोई पक्ष मुकदमा करता है, या वे कारण जिन पर कोई फैसला सुनाया जाता है। हाँ जी, है ना, कि उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि ग्राउंड्स वैसे मैटर में जैसे तथ्य है, डेटा है ना, सिद्धांत है, कलेक्शन होता है, उस आधार पर किसी निर्णय को इधर इधर, ठीक है, वही चीज़ है। हार्बियस कॉर्पस, इसका नाम सुने हैं आप, ठीक है। हार्बियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, यह रिट है, आप पॉलिटी में पढ़े होंगे, टू रिलीज अ पर्सन अनलॉफुली डिटेन्ड, ठीक है। कहता है कि किसी व्यक्ति को क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। इसका मतलब ही होता है, हिंदी क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, ठीक है। अदालत में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, यह लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है आपके पास शरीर है ना, या मुझे शरीर दिखाओ। जैसे किसी व्यक्ति को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। 24 घंटे से ज़्यादा थाने में नहीं रख सकता है, ठीक है। अगर 24 घंटा से ज़्यादा थाने में रख रहा है, इट मीन्स क्या है, 24 घंटा में वहाँ आपको न्याय क्या करना है, वहाँ पे पेश करना है, किसके पास, मजिस्ट्रेट के पास। लेकिन क्या होता है, वो थोड़ा पुलिस भी क्या होते हैं, ज़्यादा अगर मतलब टाएँ बाएँ किया उनके साथ, वो 8 घंटा आपको गाड़िए में घुमाते रह जाएगा, ठीक है। 2 घंटा के रास्ता में 8 घंटा में गाड़ी से घुमा के पहुँचाएगा तुमको। लेकिन यह क्या है, चीज़ सही नहीं है। वही है कि हार्बियस कॉर्पस में क्या है आपका, कि आपके पास सा शरीर मुझे दिखाओ, किसी प्रकार के है ना, आपको टॉर्चर नहीं कर सकता है। अदालत में इसको पेश करने के लिए क्या किया जाता है, आदेश दिया जाता है, या सुनिश्चित किया जाता है कि उसकी गिरफ्तारी या हिरासत कानूनी तौर पर वैध है या नहीं है। हिरासत अवैध पाई जाती है तो व्यक्ति को रिहा किया जाता है। अब मान लीजिए कि आपको कोई जो पुलिस उठा के ऐसे ही लेकर चला गया, तो भाई उसके पास रीजन है कि नहीं है, मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर ले जाओ, ठीक है। वही आपको क्या करेगा, क्लियर करेगा। हियरिंग कहता है कि सेशन ऑफ द कोर्ट वेयर पार्टीज प्रेजेंट एग्रीमेंट आर्गूमेंट, ठीक है। कहता है कोर्ट में हियरिंग का है, हिंदी अर्थ है सुनवाई या पेशी, ठीक है। हिंदी अर्थ क्या है, सुनवाई और पेशी, जिसका मतलब होता है अदालत में आधिकारिक सत्र होता है जहां दोनों पक्ष अपने मामलों के तथ्य और तर्कों की प्रस्तुत करते हैं। न्यायाधीश और अधिकारी मामले का निर्णय लेने में साक्ष्य सुनता है, ठीक है। हियरिंग होता है, अगला हियरिंग कब है ना, क्या है नहीं है। सुनवाई और पेशी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, हियरिंग बोलते हैं। कहने का मतलब हुआ कि एक आधिकारिक सत्र होता है जहां दोनों पक्षों के मामले के और तर्क को सुना जाता है और उसके आधार पर क्या किया जाता है, साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जाता है। कहता है अगला है इंजंक्शन, ठीक है। क्या है, इंजंक्शन, ठीक है। कहता है कि कोर्ट ऑर्डर प्रिवेंटिंग समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है। तो कहता है कि न्यायालय में एक इंजंक्शन को निषेधाज्ञा या समादेश कहा जाता है, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं, निषेधाज्ञा या कहा जाता है, समादेश कहा जाता है, जिसका अर्थ ऐसा है कि अदालत आदेश जिसके द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति या पक्ष को कोई खास कार्य करने या कोई कार्य करने से रोकने का निर्देश देता है, या किसी गलत काम को होने से रोकने या किसी पहले से चल रहे गलत काम को जारी रखने से रोकने के लिए दिए जाने वाला क्या है, कानूनी क्या है, उपाय है, ठीक है, इंजंक्शन, ठीक है। तो पहले आप कोई ऐसा आपको आदेश आ गया जिसमें आप कोई गलत काम नहीं कर सकते, अगर पहले से कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसको बंद करिए, समादेश, ठीक है, चाहे निषेधाज्ञा। अगला थोड़ा फास्ट बता रहे हैं ना चीज़ों को, क्योंकि थोड़ा सा है इम्पॉर्टेंट, उसको कर लेते हैं हम लोग। कहते हैं कि इंटरिम ऑर्डर, ठीक है। कहता है कि टेम्पररी ऑर्डर बिफोर फाइनल जजमेंट जैसे हम लोग का क्या था, अंतरिम सरकार बना था, ठीक है। पानी पी ही लेते हैं। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था फाइनल सरकार बनने से पहले,
वही अंतरिम ऑर्डर, ठीक है। कि इंटरिम ऑर्डर क्या है कि न्यायालय के संदर्भ में इंटरिम ऑर्डर है ना, कि हिंदी अर्थ होता है अंतरिम आदेश, जो किसी मुकदमे या कानूनी को कार्रवाई को लंबित रहने के दौरान अंतिम दिन आने से पहले अदालत द्वारा जारी किए गए का अस्थायी आदेश होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है मामले की यथास्थिति बनाए रखना, ताकि तात्कालिक सहायता प्रदान करना होता है जब तक न्यायालय मामले की सुनवाई करके पूरी अंतिम निर्णय नहीं ले लेता है। ठीक है, फाइनल डिसीजन से आने उससे पहले जो डिसीजन आएगा है ना, चीज़ों को बरकरार रखने के लिए डज इट कॉल क्या, इंटरिम ऑर्डर। ठीक है, आगे कह रहा है कि इशू है ना, कि पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट इन ए केस। तो इशू का मतलब क्या होता है, मुद्दा या विवाद, कोई ऐसा बिंदु होता है जो क्या है, मुकदमे का मुख्य वजह या क्या है, विवादित प्रश्न होता है जो अदालत द्वारा समाधान या क्या कहता है, निर्धारण किया जाता है। ये पॉइंट आप लोग समझ रहे हैं, पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट इन ए केस। ठीक है, कोई ऐसा मुद्दा। ठीक है, कह रहा है जज कौन है, बताइए। अब जज साहब खुद ही पूछ रहे हैं कि जज कौन है। तो ऑफिशियल हु प्रिसाइड्स ओवर ए कोर्ट प्रोसीडिंग, हिंदी में। ठीक है, न्यायालय के संदर्भ में जज का अर्थ होता है न्यायाधीश या न्याय करने वाला। यह वह व्यक्ति होता है जो किसी अदालत के कानूनी मामले की सुनवाई करता है, साक्ष्य देखता है, गवाहों के बयान सुनता है, दोनों पक्षों के दलील को सुनता है और अंत में कानून के द्वारा बनाए गए फैसले के अनुसार क्या करता है, निर्णय लेता है। वही है जज साहब। ठीक है, कहता है कि जजमेंट। ठीक है, कहता है कि फाइनल डिसीजन ऑफ अ कोर्ट है ना, किसी भी कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन हो गया तो जजमेंट आ चुका है। ठीक है, नहीं कहते हैं। तो अदालत के संदर्भ में अंग्रेजी शब्द है जजमेंट। जजमेंट का हिंदी क्या होता है, अंतिम है ना, फैसला। यह कानूनी फैसला है जो अदालत के सभी मामले पर अपने विचार तर्क के आधार पर सुनती है, जिसे मामले का अंतिम निपटारा कहते हैं। तो जजमेंट शब्द भी देख लिए। आगे कह रहा है कि आगे है आपका ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, ज्यूरिडिक्शन कहता है कि लीगल अथॉरिटी ऑफ ए कोर्ट टू हियर अ केसेस। कहता है कि न्यायालय के संदर्भ में ज्यूरिडिक्शन का हिंदी अर्थ होता है अर्थ अधिकार होता है, क्षेत्राधिकार होता है या अधिकारता होता है, जिसका अर्थ है किसी न्यायाधीश या न्यायालय के मामले और विवादों को सुनने के उन पर निर्णय देने का अधिकार होता है। सीमा क्षेत्र है, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या किसी विशिष्ट विषय पर लागू हो सकता है। ज्यूरिडिक्शन इंपॉर्टेंट लग रहा है, पूछेगा। ज्यूरिडिक्शन का हिंदी अर्थ है क्षेत्राधिकार है ना, अधिकार, क्षेत्राधिकारता, जिसका अर्थ है न्यायाधीश या न्यायालयों का मामला और विवादों को सुनने के उन पर निर्णय देने का अधिकार। कोई सीमा क्षेत्र बंधन है, भौगोलिक क्षेत्र या किसी विशिष्ट क्षेत्र पर क्या कर सकता है, लागू हो सकता है। अगला ज्यूरी। व्हाट इज ज्यूरी? कहता है कि ग्रुप ऑफ सिटीजन। ठीक है ना, डिसाइडिंग इन अफेक्ट्स अ केस। ठीक है, कहता है कि अदालत के संदर्भ में ज्यूरी जो है, जिसका हिंदी अर्थ होता है न्यायपीठ या निर्णायक समिति होता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले फिल्म आया था रुस्तम है ना, उसमें जो उस वक्त तो फैसले क्या थे, जूरी मेंबर डिसाइड करते थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 5 जूरी मेंबर है, तो जिसमें 3-2 का डिसीजन हो गया, वो क्या होंगे, सही साबित होंगे। अगर 7 का है तो 4-3 हो गया कम से कम, तो 4 वाले क्या होते हैं, सही होते हैं। तो वैसे ही न्यायपीठ की बात की जा रही है। ठीक है, कि कोई डिसाइड केस करने के लिए क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ सिटीजन भी होते हैं, कई बार नागरिक भी क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। न्यायपीठ न्यायाधीश भी लेते हैं, जिसे किसी मामले के तथ्यों के आधार पर निर्णय जो होता है लेने में क्या करता है, और लेने के लिए चुना जाता है। दोषी है या नहीं, सिविल दावे के परिणाम क्या होंगे, है ना। उन्होंने रुस्तम फिल्म में बोल दिया था कि लोग भी डिसाइड करेंगे है ना, कि उसको क्या होना चाहिए, जो उसका वर्डिक्ट था। कहता है कि खाता रजिस्टर। कहता है कि लैंड प्रॉपर्टी ऑनरशिप रिकॉर्ड यूज्ड इन सिविल डिस्प्यूट। कहता है कि अब लड़ाई झगड़ा कर लिए किसी के लिए, ज़मीन जायदाद के लिए, तो वही है खाता रजिस्टर, जो वित्तीय घटना का रिकॉर्ड होता है, डेटा फेटा जो एकत्रित करते हैं, कितना खाते हैं पैसा है, वो क्या सब खाता रजिस्टर के अंदर मेंटेन रहता है। आगे कहा जा रहा है कि नॉलेज लॉ। नॉलेज ऑफ लॉ कहता है कि प्रजम्पशन दैट एवरीवन इज बाउंडेड टू नो द लॉ। कहता है कि नॉलेज ऑफ लॉ क्या किया गया है, बनाया गया है कानून का ज्ञान। कहता है कि कानूनी प्रणाली की बारीकियों को समझना है ना, यह जानना कि न्यायालय के अंदर बाहर कानून कैसे काम करते हैं,
यही क्या है, नॉलेज ऑफ लॉ के अंतर्गत है। यह केवल कानूनों को जानना ही नहीं बल्कि उनका विश्लेषण करना और उनके विभिन्न परिस्थितियों में लागू करना, खास करके कानूनी प्रक्रियाओं में। ठीक है, क्या है मेरे भाई, नॉलेज ऑफ लॉ, कानून का ज्ञान का क्या अर्थ है, किसी कानूनी मामले या कानूनी प्रणाली की बारीकियों को समझना, यह जानना कि न्यायालय अंदर तथा बाहर कानून कैसे काम करता है ना, प्रोसीजर जानना है ना। यह केवल कानूनों के जानना ही नहीं बल्कि उन पर विश्लेषण करना भी है, उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में लागू करना भी है, खास करके कानूनी प्रक्रियाओं में। चलिए आगे लिटिगेशन। ठीक है, कहता है कि प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन इन कोर्ट। अदालत के संदर्भ में लिटिगेशन का अर्थ होता है मुकदमेबाजी या मुकदमा, जो किसी विवाद को अदालत के माध्यम से सुलझाने की एक कानूनी प्रक्रिया है। इसमें मुकदमा दायर करना, पूर्व परीक्षण प्रक्रिया से गुजरना, सबूत पेश करना, अतः क्या है, न्यायाधीश या जूरी द्वारा निर्णय लेना शामिल है। ठीक है, लिटिगेशन प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन इन कोर्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मुकदमेबाजी या मुकदमा है जो किसी विवाद को अदालत के माध्यम से सुलझाने का एक कानूनी प्रक्रिया को कहते हैं, जिसमें मुकदमा दायर करना है, पूर्व परीक्षण प्रक्रियाओं से गुजरना है, सबूत पेश करना है ना, अतः एक न्यायाधीश जूरी द्वारा क्या करता है, निर्णय लेने में शामिल है। दैट इज कॉल्ड ओवरऑल दिस प्रोसेस लिटिगेशन। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि लोक अदालत, नाम सुना सुना लग रहा है ना, कि पीपल्स कोर्ट फॉर स्पीडी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन इंडिया। कहता है कि लोक अदालत में लोगों का क्या होता है, न्यायालय है जहां विवादों के समझौते को सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक मंच है। यह विधिक प्राधिकरण 1987 के तहत क्या किया गया, वैधानिक दर्जा प्राप्त संस्था है। इसमें याद रखना है 1987 के तहत क्या किया, वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जहां न्यायालय में लंबित या मुकदमे पूर्व मामलों के क्या है, सौहार्दपूर्ण त्वरित निपटारा किया जाता है। लोक अदालत में पक्षों का निःशुल्क न्याय मिलता है, निर्णय अंतिम होते हैं और इनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। वाजिबा है ना, इसका जो भी लोक अदालत का न्यायालय हो गया वो क्या हो गया, अंतिम निर्णय हो गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लोक अदालत क्या है, पीपल्स का कोर्ट है ना, जहाँ पे क्या करते हैं हम लोग इस चीज़ को, किसी भी मैटर को क्या करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कहता है मैंडेमस। ठीक है, आप पढ़े होंगे ना आर्टिकल 32 में। ठीक है, कहता है कि रीट डायरेक्टिंग अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी। कहता है कि न्यायालय के संदर्भ में परमादेश, मैंडेमस का मतलब कहता है परमादेश। परमादेश का आदर्श क्या, आदेश मतलब अर्थ क्या होता है कि हम आदेश देते हैं कि यह एक उच्च न्यायालय द्वारा किसी निचली अदालत, उच्च न्यायालय द्वारा क्या, किसी निचली अदालत सरकारी अधिकारी या निकाय को उसके वैधानिक कर्तव्यों का पालन करने या चूक को सुधारने के लिए जारी किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, न्यायिक आदेश या प्रकार का क्या है, रीट है। ऊपरी अदालत से क्या करते हैं, निचली अदालत को क्या करते हैं, सरकारी अधिकारी या निकाय को किसी कर्तव्य कालन में चूक हो रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, सचेत करते हैं। ठीक है, परमादेश कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल मीडिएशन। ठीक है, तो कहता है कि मध्यस्थता, कहता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट विद द हेल्प ऑफ मीडिएटर। कहता है अदालत में मध्यस्थता का अर्थ क्या है कि विवादित पक्षों को किसी स्वतंत्र मध्यस्थ की मदद से आपसी सहमति से मतभेदों को सुलझाने में मदद करने की एक प्रक्रिया है। न्यायालय चाह रहा है कि आप लड़ाई झगड़ा ना करें, है ना, आपको क्या करते हैं, मीडिएटर दे देते हैं, जो क्या करेगा, आपको मैटर को क्या कर देगा, सुलझा देगा। इसमें मध्यस्थ निर्णय नहीं लेता बल्कि बातचीत को बढ़ावा देकर संचार की बाधाओं को दूर करने, पक्षों को समाधान खोजने में सहायता करता है। यह एक अनौपचारिक, स्वैच्छिक और गोपनीय प्रक्रिया है जो मुकदमेबाजी की तुलना में कम समय और लागत में हो सकती है। ठीक है, मीडिएशन मध्यस्थता का अर्थ क्या हुआ, विवादित पक्षों को स्वतंत्र जो है वो आप क्या कर सकते हैं, मैटर को सुलझाने में प्रक्रिया में मदद ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को समझ रहे हो। मेरा ज़्यादा ध्यान बोर्ड की तरफ है, एक एक चीज़ के पढ़ के बारीकियों को समझाने का, क्योंकि ये सारी चीज़ें लॉ के विद्यार्थी तो जानते हैं, लेकिन हम लोग जो नॉर्मल बिहार बोर्ड वाले हैं वो सब नहीं जानते। इन चीज़ों को जितना ज़्यादा और पढ़ के समझाऊँ तो वो जितना ज़्यादा बेहतर है। इसका PDF आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, है ना। ठीक है, तो क्या करता है, सुलझाने में मदद करने की एक प्रक्रिया है, मीडिएटर वही करता है। ठीक है, क्या करता है, दोनों पक्ष की बाधाओं को बातचीत कर बढ़ाता है ना। चलो भाई, समस्या का समाधान क्या होगा खोजने का प्रयास करता है, और मुकदमा जो आपका लंबा चलने वाला था वो क्या करता है, उसको कम समय के लिए बना देता है। कहता माइनर, कहता है कि पर्सन बिलो 18 ईयर्स ओल्ड। कहता है कि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनकी उम्र क्या होती है, 18 वर्ष से कम होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, क्राइम को कमिट कर जाते हैं, जिसे हिंदी में नाबालिग कहा जाता है।
कानूनी भाषा में माइनर किसी अन्य या व्यक्ति चीज़ों के महत्व आकार में छोटे या कम देने के लिए दर्शाया जाता है, लेकिन कानूनी संदर्भ में इसका मतलब होता है अक्सर नाबालिग व्यक्तियों के लिए होता है, जो न्यायालय में नाबालिग की स्थिति, कानून कार्रवाई, किसी नाबालिग के मामले की कानूनी कार्रवाई के लिए एक मुकदमेबाजी की आवश्यकता होती है। तो माइनर का मतलब क्या हो गया, समझ गए हैं? सिविल कोर्ट में, सॉरी कोर्ट वाली भाषा में नाबालिग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे कहता है नेचुरल जस्टिस, बेसिक्स फेयरनेस प्रिंसिपल इन लॉ, राइट टू बी हियर, नो बायस्ड। बायस का मतलब क्या होता है, पहले से सोच रखें कि किसको सही करना है किसको गलत करना है, जी नहीं, एकदम नेचुरल दीजिए, है ना, जो प्राकृतिक न्याय आप दे सकते हैं उसको दीजिए, ठीक है। वही है, कह रहा है कि न्यायालय में प्राकृतिक न्याय का अर्थ होता है निष्पक्ष व्यवहार के मूलभूत सिद्धांत जिनका पालन किसी मामले में निर्णय लेने के लिए होता है। ये आप समझ गए हैं, निष्पक्ष जहाँ भी होगा निर्णय निष्पक्ष होगा, अधिकारी जो भी होगा निर्णय क्या लेगा, न्यायाधीश जो है ना, सारा चीज़ निर्णय सही लेंगे, किसी की तरह पक्षपात पूर्ण नहीं करेंगे, यही बताया गया है नेचुरल जस्टिस में। आगे कहा जाता है कि नोटरी पब्लिक, ठीक है, कि लीगल ऑफिसर ऑथराइज्ड टू अटेस्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो नोटरी करवाते हैं हम लोग, ठीक है। नोटरी पब्लिक क्या है, कहता है कि भारतीय न्यायालय के संदर्भ में नोटरी पब्लिक एक ऐसा सार्वजनिक अधिकारी होता है जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है, जो कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर की प्रामाणिकता की पुष्टि करता है, महत्वपूर्ण लेन देन पर गवाह के रूप में कार्य करता है और शपथ पत्र प्रमाणित करता है। यह एक मुहर का उपयोग करके दस्तावेजों को प्रमाणीकरण की पुष्टि करता है। समझ गए नोटरी पब्लिक क्या है? फिर से, यह क्या है, सार्वजनिक अधिकारी होता है जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। पूछ देगा कि राज्य सरकार द्वारा जो नियुक्त किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर की प्रामाणिकता की पुष्टि करता है। इसके पास एक मुहर होता है, मुहर का उपयोग करके आपको क्या करेगा, प्रामाणिकता देगा कि सही है कि गलत है। ऑब्जेक्शन बोलता है ना, ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, ठीक है, तो लायर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट इम्प्रॉपर एविडेंस और क्वेश्चनिंग, ठीक है। अदालत फिल्मों में आप देखे होंगे मी लॉर्ड, ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, ये सब बोलता रहता है ना, वही चीज़ है। कहता है कि भारतीय अदालतों में ऑब्जेक्शन का अर्थ होता है आपत्ति या विरोध। यह एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें वकील जो है किसी साक्ष्य सवाल या गवाह को चुनौती देता है क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के नियमों के अनुसार सही नहीं है। उद्देश्य उसका सुनिश्चित करना होता है कि अदालत में केवल कानूनी और स्वीकार्य जानकारी ही पेश किया जाए। सही है, ऑब्जेक्शन करना चाहिए। कोई फर्जी आपका क्या है, सबूत लेके चलाया तो गड़बड़ बात है ना। कहता ऑफेंस एक्ट पनिशेबल बाय लॉ, ठीक है। ऑफेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है, अपराध या जुर्म, ठीक है, ऑफेंस कर दिया। इसका मतलब कोई ऐसा कार्य कर दिए या चूक कर दिए जो कानून का उल्लंघन करता हो और राज्य द्वारा क्या हो, दंडनीय हो। छोटे उल्लंघन के लेकर चोरी से हत्या जैसे गंभीर मामलों को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफेंस कहेंगे। यह ऑफेंस हो सकता है। चलिए आगे कहता है कि ऑर्डर, ठीक है, डायरेक्ट गिवन बाय द कोर्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कोर्ट में संदर्भ में ऑर्डर का अर्थ है न्यायालय का आदेश, है ना, न्यायालय आदेश जब आदेश हो सकता है, ठीक है, जो एक न्यायाधीश द्वारा जारी की जाती है। आधिकारिक तौर पर निर्देश होता है, केस के पक्षों को किसी विशेष कार्रवाई करने के लिए बाध्य करता है। यह एक कानूनी घोषणा है जो अदालत कार्रवाई में पक्षों के बीच कानूनी संबंधों को परिभाषित करता है। जी, न्यायाधीश के द्वारा जो दिया गया ऑर्डर क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा, जो केस के पक्षों के किसी विशेष कार्रवाई करने के लिए बाध्य करता है। बोला कि नहीं बहुत देर हो गया, अब इसको उड़ाओ, ठीक है, उड़ाओ का मतलब क्या, केस को निपटाओ, ठीक है। यह कानूनी घोषणा है ना, अदालती पक्षों के क्या करता है, संबंध को परिभाषित करता है, ठीक है। पैरोल, ठीक है, तो कहता है कि कंडीशनल रिलीज ऑफ ए प्रिजनर, जैसे अभी संजय दत्त क्या है, पैरोल पे बेल है। जैसे राम रहीम क्या आता है, पैरोल पे बेल बाहर आता है। वही है कि भारतीय अदालत से पैरोल का अर्थ है कि किसी कैदी को अपनी जेल की सज़ा के कुछ हिस्से को पूरा करने के बाद अस्थायी रूप से जेल के रिहा करना। जैसे 12 साल का है किसी का केस, तो क्या होता है, पैरोल पे बाहर आ सकता है। कुछ सज़ा काटा, कुछ सज़ा के बाद क्या है, बाहर आ गया, ठीक है, वही जानकारी है। कहता है कि अस्थायी रूप से जेल से रह आना और ताकि वह समुदाय में रह सके, सामाजिक जिम्मेदारियों को निभा सके। पैरोल पर रिहा व्यक्ति को निर्धारित नियम शर्त का पालन करना होता है। पैरोल की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो उसे वापस जेल में भेज सकता है, ठीक है। प्रोबेशन है ना, परिवीक्षा से अलग है। जेल की सज़ा के बजाय जो जेल की सज़ा की बजाय दी जाती है, इसमें व्यक्ति को जेल नहीं जाता बल्कि पैरोल जेल में बिताई गई सज़ा के बाद ही मिलती है। आप बिना जेल में बिताए हुए समय क्या करते थे, पैरोल नहीं ले सकते। ऐसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी तो बता दिए राम रहीम के इतना बड़ा उदाहरण, अब क्या बचा है बताने के लिए। कहता है पिटीशन, ठीक है, तो पिटीशन क्या करते हैं, दायर करते हैं हम लोग, ठीक है, याचिका। कहता है कि फॉर्मल एप्लीकेशन टू ए कोर्ट, याचिका जो है कहते हैं।
यह एक क्या है, कानूनी आवेदन है, अनुरोध है, जिसमें न्यायालय में किसी प्रकार का अनुसंतोष है ना, रिलीफ या आदेश मांगा जाता है ना। याचिका दायर करके कोई व्यक्ति या संस्था न्यायालय को क्या करते हैं, किसी कार्रवाई के लिए निवेदन करती है। जैसे एसएससी में स्कैम चल रहा है तो लोग पिटीशन कर रहे हैं, याचिका कर रहे हैं, कोई आपको तंग कर रहा है, याचिका दीजिए, पिटीशन डालिए कोर्ट में, है ना, किसी के खिलाफ। अगला है प्लेंटिफ, कहता है कि पर्सन हु फाइल्स अ सिविल केस, कहता है अदालत के समय प्लेंटिफ को कहते हैं वादी। बोले थे ना, एगो डेफिडेंट था, प्रतिवादी, जिसके खिलाफ आप करते हैं। प्लेंटिफ जो केस करेगा, अगर हम केस करेंगे हम प्लेंटिफ हैं, जिसके अगेंस्ट करेंगे वो क्या है, डेफिडेंट है। कहता है कि वही है कि मुद्दई या अभियोगी या याचिकर्ता। अभियोगी किसको बोलेंगे, जो केस जारी करेगा, जो जिसके अगेंस्ट करेंगे वो प्रतिवादी हो जाएगा। वे व्यक्ति होते हैं जो न्यायालय के मुकदमे को शुरू करते हैं या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। चलिए 2 हो गए। अगला है प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट नहीं प्रेसिडेंट है, पास्ट जजमेंट गाइडिंग फ्यूचर केसेस। कहता है कि अदालत के मामले में क्या है कि नज़ीर इसको बोला जाता है या मिसाल बोला जाता है, जो पिछले अदालत के फैसलों का क्या करता है, संदर्भित करता है, जिसका पालन समान तथा कानूनी मुद्दों के भविष्य के मामलों के लिए किया जाना चाहिए, जिससे कानून की स्थिरता और एकरूपता बना रहे, है ना। ऐसा नहीं कि पिछला में कुछ और सज़ा दे दिए, आप कुछ और सज़ा दे दिए, जी नहीं, यह एक मिसाल के तौर पे रखा गया है इसको, है ना, ताकि जो तथ्यों हैं, कानूनी मुद्दे हैं, उसके भविष्य के लिए इसको क्या करना था, बचा के रखे, उसी चीज़ों का अनुसरण करके वो चले, है ना। तो वो क्या है, प्रेसिडेंट का मतलब क्या हो गया, नज़ीर या फिर मिसाल हो गया, ठीक है। अगला, ठीक है, प्रोसिक्यूशन, ठीक है, प्रोसिक्यूशन कहता है कि कंडक्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट एक्यूज्ड। कहता है कि प्रोसिक्यूशन का अर्थ होता है अभियोजन, अभियोग या अभियोग पक्ष, यह तीनों ऐसे करके बता दी हैं। किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है ना। प्रोसिक्यूशन जारी हो गया मतलब जिसके खिलाफ अभी केस किए थे अब उसमें कार्रवाई चालू हो गया है, जिसमें आमतौर पर अभियोजक आरोपी पक्ष के खिलाफ अधिकार का मामला अदालत में पेश करता है। चलो जी अब आ जाओ, कहाँ, अदालत में आ जाइए। कहता है क्वैश, क्वैश क्या है, द एनुअल और कैंसिल लीगल ऑर्डर है, ठीक है। तो कहता है कि किसी निर्णय, ठीक है, आदेश या कानूनी प्रक्रिया को रद्द करना, निष्प्रभावी करने के लिए क्वैश का उपयोग किया जाता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है क्या, रद्द करना या निष्प्रभावी करना होता है, अमान्य घोषित करना है या खंडन करना कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वैश कहलाता है। चलो भाई तुम्हारे खिलाफ केस किया था, वो क्वैश हो गया, कहानी खत्म। कहता है कि कोरम, कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ जज मेंबर्स नीड टू बी प्रोसीड। जैसे क्या होता है संसद में भी हम लोग कोरम पढ़े हैं, है ना, 1/10। उसी प्रकार से यहाँ भी है कि कोरम होता है कि न्यायालय को चलाने के लिए कोरम या गणपूर्ति जो होता है, किसी बैठक को विधिवत रूप से संचालित करने के लिए, कोई वैध निर्णय लेने के लिए क्या है, न्यूनतम संख्या जो आवश्यक होता है सदस्यों का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरम बोलते हैं। यदि किसी न्यायालय या बैठक में निर्धारित गणपूर्ति की संख्या पूरी नहीं हो पाती है तो बैठक में किए गए किसी भी कार्य को पारित नहीं कर सकते हैं या फिर वो कहा जाएगा अमान्य माना जाएगा। तो कोरम आप समझते हैं पहले से भी। आगे, बहुत गर्मी लग रहा है मेरे ब्रदर। कहता है रेशियो डिसिडेंट, ठीक है, डिसिडेंडी। कहता है कि लीगल रीजनिंग बिहाइंड अ जजमेंट। कहता है कि रेशियो डिसाइडेंडी का अर्थ होता है निर्णय का कारण, ठीक है। यह किसी न्यायालय के फैसले का वह कानूनी सिद्धांत या तर्क होता है जो मामले में अंतिम निर्णय का आधार बनता है, ठीक है। कहता है कि बाध्यकारी नियम है जिसे निचली अदालतों को भविष्य में समान तथ्य वाले मामलों में मानना पड़ता है, जिसे कानून की अपूर्वता बनी रहती है। रेशियो डिसाइडेंटी हो गया मतलब क्या कि जो फैसला कानूनी तौर पे आ चुका है, अंतिम निर्णय, वो नीचे वाला को भी क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ऊपर से ऑर्डर आ गया है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रेशियो डिसाइडेंटी। कहता है रिमांड, ठीक है। तो क्या कहते हैं, हम लोग रिमांड में लेते हैं, फिल्मों में देखे हैं ना, अदालत ने, है ना, अरुण को 15 दिनों के रिमांड पे रखा, ठीक है। तो सेंडिंग एन एक्यूज्ड बैक टू कस्टडी ड्यूरिंग ट्रायल, है ना। चलो भाई, रिमांड मतलब क्या हुआ कि अर्थ वापस भेजना, वापस भेज दिए रिमांड में, ठीक है। कहाँ, तो भेजना होता है, फिर से भेजना। और इसके दो मुख्य उपयोग होते हैं, क्या, न्यायिक हिरासत में भेजना, जब किसी गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या आगे की जांच पूछताछ सुनवाई के लिए क्या करता है, प्रतीक्षा करना होता है। तो पुलिस या जेल की क्या करता है, हिरासत में वापस भेजता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, रिमांड में। क्या करता है, पुलिस उसको रिमांड में ले लिया, अरे भाई, है ना, मैंने फिर से क्या किया, चला गया वो, ठीक है। कहता है कि रिस्पोंडेंट, ठीक है,
तो अदालत के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? रिस्पोंडेंट का अर्थ होता है प्रतिवादी होता है, ठीक है। प्रतिवादी वह पक्ष होता है जिसके विरुद्ध मुकदमा दायर किया जाता है, ठीक है, किया गया। किसी याचिका, अपील या शिकायत का जवाब देना होता है। और यदि वह व्यक्ति, संस्था होती है जिस पे कानूनी कार्रवाई होती है या जो अदालत में किसी अन्य पक्ष के द्वारा किए गए दावों का विरोध करता है, व्यक्ति के खिलाफ या किसी संस्था के खिलाफ, है ना। अगर आपने क्या किया, जैसे पार्टी अगेंस्ट होम पिटीशन इज फाइल्ड, कहने का मतलब कि आप जिसके खिलाफ ये याचिका दायर किए हैं तो वो अगर जवाब दे, दैट इज कॉल्ड रिस्पोंडेंट हुआ, उसको जवाब देना ही पड़ेगा कि हाँ जी आपके पास ऐसा शिकायत आया, क्या मैटर है। कहता है कि रिवीजन, ठीक है, अदालती भाषा में रिवीजन का अर्थ क्या है? रिवीजन का अर्थ है पुनर्परीक्षण, ठीक है, या पूर्वालोकन है, जिसने आप किसी निचली अदालत के निर्णय को, है ना, औचित्य की जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय में हस्तक्षेप से है। अगर निचली अदालत में क्या कोई डिसीजन सही नहीं आया तो वो ऊपरी अदालत में ट्रांसफ़र किया, तो वह क्या करता है? रिवीजन करता है चीज़ों को, कि जिसकी औचित्यता जो है, इसकी सच्चाई हो, जांच की जा सकती है। यह एक कानूनी प्रक्रिया है जहां उच्च न्यायालय निचली अदालत के फैसले में हुई त्रुटि को, अनियमितताओं को और कानूनी गलती को सुधारने का क्या करता है? अनुरोध करता है। ऊपर वाला क्या करता है? ऑर्डर देता है नीचे वाला को, भाई तुमसे गलती हो गया है ना। तो रिवीजन एक प्रक्रिया है, ठीक है, त्रुटि को जानने की प्रक्रिया है, ठीक है। सैंक्शन, ठीक है, सैंक्शन हो गया, है ना, ऑफिशियल अप्रूवल, ठीक है। कहता है कि दो मुख्य अर्थ हो सकते हैं इसका, अनुमोदन या मंजूरी, ठीक है, जैसे किसी निर्माण या कार्यवाही के लिए अदालत की अनुमति, ठीक है, और प्रतिबंधित दंड, जैसे अदालत के आदेश का उल्लंघन करने पर लगाई गई वाली सजा या कार्रवाई। सैंक्शन के यहाँ पे दो अर्थ दे दिया है, एक या तो आपको अनुमोदन हो गया, मंजूरी मिल गया, या फिर क्या हो गया, आपको प्रतिबंधित कर दिया गया। तो अनुमोदित हुआ था कि आप किसी भी काम को करने के लिए अधि हो गए, मतलब क्या हो गए हैं? मान गए हैं। ऑफिशियल अप्रूवल का मतलब क्या हो गया? सैंक्शन हो गया, मतलब आपको काम करने के लिए अनुमति दे दी गई। तो काम करने के लिए अनुमति दे देगी तो छो कर दीजिएगा, काम करने के लिए दे दीजिएगा तो मना भी तो कर सकता है। तो दो चीज़ इसका अर्थ निकलेगा, आपको अदालत में अनुमति भी मिल जाएगा, अदालत क्या करेगा? मना भी करने के लिए बोल देगा आपको। अगला, ठीक है, यह सेंटेंस, ठीक है, इसका अर्थ होता है ऐसे तो वाक्य होता है, यहाँ पे सजा होता है, ठीक है। तो मिलने वाला जो दंड होगा, जिसे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। अदालत या न्यायालय वहाँ स्थान जहाँ इसका प्रशासनिक होता है, वहाँ पे मिलने वाली सजा को क्या कहते हैं? पनिशमेंट गिवन टू ए कॉन्विक्ट पर्सन, सेंटेंस, है ना, सेंटेंस टिल डेथ, है ना, सेंटेंस टू डेथ, उसको क्या किया? मौत की सज़ा मिल गई। तो सेंटेंस है, मतलब क्या करना, किसी काम के बदले क्या उसको सज़ा मिला, उसी को सेंटेंस के यहाँ रूप में क्या किया? बताया गया। अगला, ठीक है, स्टैट्यू, कहता है कि लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, अच्छा ये अंग्रेजी में लिखा गया है। कहता है कि लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेचर इज मोस्ट कॉमनली कॉल्ड स्टैट्यू और एन एक्ट। कहता है कोई जो लेजिस्लेचर के द्वारा किसी तरह का लॉ पास किया गया वो एक्ट है। जैसे अभी क्या आया था, 3 तलाक के बाद एक आया था ना, उसको क्या बोलते हैं, वो वाला CA एक्ट आया था, वही सब। तो वही क्या है कि उसी को बोलते हैं कि लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेचर, किसी विधायिका से पास कर गया नियम कानून। कहता है कि दीज टर्म्स रेफर टू फॉर्मल रिटन लॉज और लेजिस्लेटिव बॉडीज सच एज पार्लियामेंट और काउंसिल, है ना, क्रिएट्स एंड पासेज, जो किसी लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया हो, सांसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया हो, संसद के द्वारा, है ना, जिसको लागू कर दिया गया, उसी को क्या बोलते हैं? स्टैट्यू, ठीक है। कहता है कि समन्स, ठीक है, समन का मतलब क्या होता है? बुलाना, कोर्ट ऑर्डर करना, ठीक है, कोर्ट अपीयर टू बिफोर इट। अगर समन आपको मिला है, समन आपको बुलाया, मतलब आपको बुलावा आ गया है, तलबी आ गया है, सूचना आ गया है, कानूनी दस्तावेज होता है जो आपके घर पे पहुंच जाएगा, है ना, न्यायालय और संस्कारी द्वारा जारी किया जाता है, जिसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति को किसी मामले में अभियुक्त होने या किसी विशिष्ट समय पर संस्थान पर गवाह देने के लिए उपस्थित होना पड़ता है। समन का मतलब क्या हो गया? आपको बुलावा आ गया। बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन अदालत बुलाएगी तो जाने का, नहीं तो फिर उल्टा पड़ जाएगा, ठीक है। सुओ मोटो, कहता है कि व्हेन कोर्ट टेक्स एक्शन ऑन इट्स ऑन, ठीक है, सुओ मोटो, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका मतलब है तो स्वतः संज्ञान लेना, स्वयं की पहल पर होता है। इसका मतलब है कि कोई न्यायालय या अधिकारी किसी अन्य पक्ष द्वारा औपचारिक अनुरोध किए बिना अपनी ओर से, है ना, स्वतः प्रेरणा लेके कोई कार्रवाई कर सकता है, ठीक है जी, इतना पावर है ना। क्या है कि किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा अन्य पक्ष द्वारा, ठीक है, औपचारिक अनुरोध किए बिना खुद से निर्णय ले ले, शियो मोटो, ठीक है। लगने राज्य आपने कुछ तरह से। कहता है टेस्टिमोनी, व्हाट इज टेस्टिमोनी? कहता है कि स्टेटमेंट ऑफ ए विटनेस इन कोर्ट, है ना,
जो विटनेस होंगे, जो गवाह होंगे, उनके जो स्टेटमेंट होंगे, वहीं तो कहते हैं क्या, टेस्टिमोनी। कहता है हिंदी अर्थ होता है गवाही। देखो लिखा हुआ है गवाही, बयान, शहादत। शहादत इसका अर्थ है कि औपचारिक बयान जिसमें एक व्यक्ति सच्चाई बताने के लिए कसम खाने के बाद, जी मैं गीते पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि अपना जो ज्ञान है, जो झूठ नहीं बोलूँगा, अपने ज्ञान देखे हुए तथ्यों के बारे में अदालत को क्या करता है, बताता है। किसी मामले में समर्थन पेश किए गया जो होता है सबूत होता है। यही है उदाहरण के तौर पे किसी व्यक्ति का प्रमाण देना, किसी के गवाही द्वारा अदालत में शपथ पत्र के रूप में दिया गया है, तो गवाही के रूप में दिया गया, पेश किया गया स्टेटमेंट जो होगा क्या होगा, टेस्टिमोनी कहलाएगा। नेक्स्ट भाई अंग्रेजी में ही लिखा होता है, टोटल मैंने आप लोग के लिए हिंदी में डिजाइन किया है ताकि मैक्सिमम बच्चे क्या हैं, बिहार बोर्ड वाले उनको समझ में आए। ट्रिब्यूनल, ठीक है, कहता है बॉडी सेटअप टू सेटल स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स। कहता है ट्रिब्यूनल का अर्थ होता है न्यायाधिकरण, ठीक है, अधिकरण। यह एक ऐसी संस्था होती है जो किसी विशेष क्षेत्र के प्रशासनिक या तकनीकी मामलों पर अर्धन्यायिक कार्य करती है और विवादों का समाधान करती है। यह न्यायालय का बोझ कम करने का प्रयास करती है, विशिष्ट ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है। जी, न्यायालय पे बोझ कम पड़े उसके लिए क्या करती है, ट्रिब्यूनल का निर्माण कर देती है, ठीक है, जो किसी विशेष क्षेत्र या प्रशासनिक तकनीकी मामलों में क्या करती है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया पूरी करती है, पूरी नहीं करती है। इसका मैटर मामला क्या होता है कि न्यायालय को थोड़ा क्या हो, बर्डन कम मिले, ठीक है। 10 और सवाल हैं। कहता है ट्रायल, ठीक है, ट्रायल चलाता है ना, फॉर्मल एग्जामिनेशन ऑफ ए केस इन कोर्ट। कहता है कि भारतीय न्यायालय क्या करता है, ट्रायल चलाया जाता है, जिसका अर्थ होता है विचारण, परीक्षण, सुनवाई या मुकदमे चलाना। आप ट्रायल चल गया, ठीक है, आप पे ट्रायल मतलब मुकदमा चलने लगा, ठीक है, सुनवाई होने लगा, जो किसी आपराधिक या सिविल मामले, तथ्यों या कानून के मुद्दों पर अदालत द्वारा साक्ष्यों की जांच करने की प्रक्रिया है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अदालत अभियुक्त के दोषी को चाहे निर्दोषता का क्या करता है, निर्धारण करता है कि वह दोषिता है कि निर्दोषता है, वह निर्धारण करेगा किसके अनुसार, ट्रायल के अनुसार करेगा। चलो फिर आगे, अल्ट्रा वायरस, ठीक है, अल्ट्रा वायरस कर सकते हैं। वायरस में तो VIRUS होता है ना, यहाँ पे ही है, वायरस कर सकते हैं, अल्ट्रा वायरस। बियॉन्ड द पावर और अथॉरिटी गिवन बाय द लॉ, ठीक है, बियॉन्ड द पावर्स और अथॉरिटी गिवन बाय द लॉ। कहता है कि अल्ट्रा वायरस का अर्थ होता है कि शक्तियों से परे, अधिकार वह है। अदालती संदर्भ में इसका तात्पर्य है ऐसे कार्य से जो कानूनी रूप से किसी व्यक्ति या संस्था के अधिकार क्षेत्र या निर्धारित क्षेत्र से बाहर होता है। ऐसे कार्य समान रद्द माने जाते हैं जो उसे संस्था को कानूनी रूप से बाध्यकार नहीं करते, ठीक है ना। बियॉन्ड पावर दे दिए, अब हमारा कुछ पावर दे देगा, है ना, तो सब चीज़ वैलिड थोड़े ना हो जाएगा। उसी के बारे में तो बात किया है कि अधिकार अदालत संदर्भ में, है ना, जो कानूनी रूप से किसी व्यक्ति या संस्था को अधिकार क्षेत्र निर्धारित शक्तियों को बाहर होता है, शक्तियों से जो बाहर होता है उसकी बात कर रहा है। और ऐसे क्या मामले अमान्य माने जाते हैं। आगे वर्डिक्ट है, ठीक है, कहता है डिसीजन गिवन बाय ज्यूरी और जज। कहता है कि अदालत में जो फैसला या निर्णय दिए जाते हैं किसी मामले में तथ्यों की औपचारिक खोज, है ना, ज्यूरी न्यायाधीश द्वारा दिए गए अंतिम नतीजों को दर्शाता है, ठीक है, या किसी मुकदमे या ज्यूरी विचार विमर्श करने के बाद लिया गया होता है। और यह क्या होता है, अंतिम फैसले होता है जो ज्यूरी के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। अगला सुबह से भाई बिस्किट खा के सिर्फ आप लोग के लिए क्या करें, कंटेंट तैयार करके वीडियो बना रहे हैं। बहुत मेहनत काम लगता है यार, खास करके ये सब सारी चीज़ें, है ना, खास करके आपको समझाने के लिए इसको हिंदी में कन्वर्ट करना। कहता है कि वेरासियस लाइबिलिटी, कहता है कि लाइबिलिटी ऑफ वन पर्सन फॉर अनदर्स एक्ट, ठीक है। कहता है न्याय सदन में इसका क्या मतलब होता है, यह किसी व्यक्ति या संस्था को किसी अन्य व्यक्ति के कार्यों के लिए चूक के लिए कानूनी तौर पर उत्तरदायी ठहराया जाता है। जैसे हमारा मैटर में कुछ क्या किया, फंसा दिया, ये वही है क्या है वेरासियस लाइबिलिटी, कि किसी संस्था या व्यक्ति को, जैसे हमारा कोचिंग है उसमें कोई गलत काम कर दिया, है ना, तो कानूनी तौर पर क्या होगा, उत्तरदायी उसी व्यक्ति को ठहराया जाएगा जिसने क्या किया, गलत किया। चाहे उसके साथ जौ के साथ घून भी पिसा जाता है, नहीं, भले उसने स्वयं को गलत काम ना किया हो, लेकिन विशेष रूप से नियोक्ता और कर्मचारी के बीच होता है, जहां नियोक्ता अपने कर्मचारी के गलत कामों के लिए जिम्मेदार हो सकता है, खासतौर पर अगर वे कार्य जो रोजगार के दायरे में किए गए हो। मान लिया कोई कोचिंग का हेड है, कोचिंग का स्टाफ है, इसने गलत कर दिया, चलो लपेटे में भी आ गया, वही क्या है, वेरासियस क्या है, लायबिलिटी। लाल में लिखा हुआ दिखता भी इधर से कम में है, इसको फॉन्ट का कलर चेंज कराएंगे। वारंट कहता है कि कोर्ट ऑर्डर ऑथराइजिंग पुलिस स्टेशन,
वारंट जो है एक अधिकारी का आदेश है, रिट होता है, जिसमें एक सक्षम अधिकारी जैसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता है, या किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करने के लिए, संपत्ति को तलाशी करने के लिए, या और किसी प्रकार के कानूनी कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है, जिसे अधिकृत पत्र कहते हैं, अधिपत्र कहते हैं। वारंट जारी हो गया, अब जाके पुलिस क्या करेगा, कुर्की जब्त करेगा, आपको गिरफ्तार करेगा। इन सब सारी चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। रिट, ठीक है। तो रिट क्या है, फॉर्मल ऑर्डर है ना, इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू प्रोटेक्ट राइट्स, ठीक है। कहता है कि भारतीय अदालत के संदर्भ में रिट का अर्थ क्या होता है, औपचारिक या लिखित आदेश होता है, आज्ञा पत्र, जो न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को क्या करता है, जारी करता है निश्चित कार्य करने के लिए। खासकर किसी के मौलिक अधिकार को जब उल्लंघन हो अनुच्छेद 32 के तहत और 226 के तहत, तो क्या करती है अदालत, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय क्या करती है, जारी करती है। सर्वोच्च न्यायालय 32 के तहत, उच्च न्यायालय 226 के तहत, कि मौलिक अधिकार को लागू करे, अन्य कानूनी अधिकार को क्या करे, स्थापित करने के लिए ऐसा किया जाता है। जिसमें कौन कौन है रिट में, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध उत्प्रेषण है और अधिकार परीक्षा है, यह 5, ठीक है। चलिए अगला, विटनेस। विटनेस का मतलब होता है गवाह, पर्सन गिविंग एविडेंस इन द कोर्ट। कहता है कि अदालत के संदर्भ में क्या है कि विटनेस को हिंदी में कहते हैं गवाह, साक्षी कहते हैं, प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं। जो गवाह एक वैसे व्यक्ति होता है जिसने घटना को देखा हो, जिसके पास किसी मामले से संबंधित जानकारी हो, जो अदालत के शपथ लेकर उसके घटना के जानकारी के बारे में गवाही देता है। 2-3 और होंगे, अल्फ़ाबेटिकली पूरा करवाए हैं, ठीक है। एक्स पार्ट, एक से तो एक्स पार्ट बताए थे हम ना पहले, वही इसको लिखा गया है। एक तरफा एक पक्षीय होता है, जो अनुपस्थित रहेगा दूसरा पार्टी तो उसको खिलाफ जारी करके क्या करेगा, एक पार्टी को विजेता घोषित कर देगा। कहता है यूथ कोर्ट, कहता है स्पेशल कोर्ट फॉर जुवेनाइल केसेस, है ना। जुवेनाइल का मतलब कैसे कहता है, बच्चों के लिए, जो बच्चे क्राइम कमिट कर जाते हैं, उनके मामले सुनवाई के लिए यूथ कोर्ट में होती है। जो अपराध किया हो, जिसमें सहायता सुधार की आवश्यकता हो, बाल सुधार गृह में भेजा जाता है, जिसका उद्देश्य होता है बच्चों की विकासात्मक जरूरतों के अनुसार उसके उचित मार्गदर्शन करें और पूर्णावास का प्रदान करें, ठीक है। छोटे बच्चे जो गलती कर देते हैं उसी के लिए यूथ कोर्ट का क्या जाता है, बनाया जाता है। अगला है 0 FIR, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। FIR फील्ड एट एनी पुलिस स्टेशन, लेटर ट्रांसफर टू द करेक्ट ज्यूरिडिक्शन। कहता है कि आपके साथ अगर कोई घटना घट गया हो तो आप भारत के किसी भी पुलिस स्टेशन में क्या कर सकते हैं, 0 FIR कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं। उसमें नंबर आपको तो दिया जाएगा, 0 दिया जाएगा, है ना। भले ही अपराध उस थाना क्षेत्र में हुआ हो न हुआ हो, इसके बाद भी कहीं जांच संबंधित के लिए आपका अधिकार है कि थाने में क्या कर सकते हैं, मामला को दर्ज कर सकते हैं। नंबर सिर्फ 0 दिया जाएगा, क्योंकि शुरू में कोई नियमित FIR नंबर नहीं होता है। इसका उद्देश्य होता है कि पीड़ित को भौगोलिक सीमाओं की परिवाह किए बिना कानूनी सहायता के त्वरित पहुंच प्रदान करना होता है, खासतौर पर वैसे व्यक्ति जो अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सपोज दैट आप घूमने गए कहीं और वहाँ पे आपके साथ कुछ घटनाएं हो गई, लूटपाट हो गई, चाहे जो भी हो गई, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाइए, वो आपका थाना नहीं पड़ता है, लेकिन वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, FIR करिएगा, वहाँ पे आपको नंबर दिया जाएगा 0। फिर वहाँ से जब आपका ट्रांसफ़र होगा अपने अधिकार क्षेत्र में, तो वहाँ वाकई में आपको FIR नंबर दिया जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं, मेरे तरफ से वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू बोलेंगे। वीडियो कैसा लगा, ठीक है, वो बताइएगा। कोर्ट टर्मिनोलॉजी के बारे में आप जानकारी प्राप्त किए कि नहीं किए, ठीक है ना। मेरे को तो पेंटिंग वेंटिंग आता नहीं, हंस रहे हो कि नहीं, छोड़ो हटाओ इसको, मजाक उड़ जाएगा, ठीक है। बाकी इसका PDF क्लास नंबर 3 का PDF जो है एप्लीकेशन पे अपडेट कर देंगे। आप थोड़ी सी अपने पे खर्चा कर दो यार, 51 रुपये, है ना। जब तक कि आपका रिजल्ट ना आए तब ना आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। आज रात में वीडियो बनेगा जिसमें आपको कहाँ आना है, कितने बजे आना है, पैनल में कितने लोग हैं, कैसे क्या करना है, उन सब सारी चीज़ों का वर्णन करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद। इसी तरह तैयारी करते रहिए, इस बार नौकरी लेकर रहना है, ठीक है। बाय।